हेलो हेलो हेलो। ये दो लाइनें चल तो जाएगी ना। हेलो हेलो हेलो। हाँ बेटा। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। बैलून बर्थडे किसी का क्या? अभी मेरा कहाँ है यार? अभी बहुत दूर है। आ गया। करते हैं स्टार्ट। लास्ट कहाँ किया था हमने? थायराइड। आज का टारगेट थायराइड, पैराथायराइड और पैनक्रियास कर लेंगे। ये थोड़ा टाइम लगा देगी, ठीक है। 3 ग्लैंड टारगेट करते हैं आज, थायराइड, पैराथायराइड और पैनक्रियास। क्लियर है? क्योंकि एड्रिनल थोड़ा बड़ी है, टाइम लगाई। कल कल का टारगेट सुन लो। क्या थायराइड हुआ कहाँ है अभी? हाँ हाँ हाँ, नहीं हुआ ना। हाँ, कल का टारगेट सुन लो। कल है, नहीं टीचर्स डे तो है पर पढ़ाई भी होगी। ये मैं समझ गया ना मेरी बात। ऐसा करना जैसे 1 घंटे 45 मिनट की क्लास होती है, ऐसे होती है ना? कितनी देर की होती है? 2 घंटे की हो जाती है ना। तो 2 घंटे में 1.5 घंटे डट के पढ़ना, इतना पढ़ना कि वो 2 घंटे कवर कर लो। तो 1.5 घंटे की होती है, तो 1.5 घंटे का कवर कर लो उतने टाइम के अंदर, जितने भी टाइम है। रिमेनिंग टाइम को फिर आप एंजॉय कर लेना जो करना है, ठीक है। पर जितना टारगेट है वो पूरा कर लेना। आई या नहीं आई? कल का मेरा टारगेट सुन लो। आपकी एड्रिनल ग्लैंड मुझे पूरी करानी है कल विद डिसऑर्डर। क्लियर है? और एड्रिनल के बाद गोनेट्स भी कल ही करा दूंगा मैं, 2। और कौन सा बचा यार? कल ही कंप्लीट हो जाएगा से तो फिर। हाँ हाँ हाँ, है ठीक है। क्लास होगी परसों, मैं रिवीजन करा दूंगा ना अच्छे से, पूरा याद करा दूंगा। और तुम कहो तो 2 चैप्टर रिवाइज करा दूंगा, ये और नर्वस सिस्टम। ठीक है ना? ठीक है। कौन सा वाला? अब एस्किट्री यहाँ कर लियो ना एनसीईआरटी लाइन के अंदर। अब एक्सीट्री तो आ रहा है। हाँ, अब एक्सीट्री मंडे को एक्सीट्री है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन में एक्सीट्री। थाइमस तो हो गई थी ना। टेस्ट कब है? तो करा दूंगा एक्सीट्री। एक्सीट्री करा दूंगा कल ही, मतलब फ्राइडे को। मतलब फ्राइडे को क्या क्या आ रहा है? एक्सीट्री आ रहा है और चलो। अब भाई पीछे वालों आगे आ जाओ, थोड़ा सा खाली पड़ा है पूरा इधर। अच्छा लग रहा है पीछे? कोई दिक्कत नहीं है? किसी को दिक्कत नहीं है? इधर कोई दिक्कत नहीं है? दिख रहा है प्रॉपर? पर कबूतर मत बन जाना, मुझे सब दिख रहा है इसलिए। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने बात की थी पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर पिट्यूटरी की बात करते हैं तो पहला हार्मोन क्या था? ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन के सीक्रेशन को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस का कौन सा हार्मोन करता है? ठीक है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन यानी सोमैटोक्राइनिन। मैं पूछना चाह रहा हूं सोमैटोक्राइनिन। सोमैटोक्राइनिन कंट्रोल करता है सोमैटोट्रोफिक हार्मोन को, और सोमैटोट्रोफिक हार्मोन के सीक्रेशन को रोकने के लिए सोमैटोस्टैटिन। ये याद रखना है आपको, याद रहेगा। चलो, ग्रोथ हार्मोन की बात करता हूं तो ग्रोथ हार्मोन करते क्या है? मैंने बताया था ये ग्रोथ स्टिमुलेटिंग फैक्टर के नंबर को बढ़ाते हैं। एक लौते हार्मोन है जो किसी ग्लैंड के सीक्रेशन को कंट्रोल नहीं करते। किसी ग्लैंड के सीक्रेशन को कंट्रोल नहीं करते। ये बॉडी के सिर्फ ग्रोथ स्टिमुलेटिंग फैक्टर को इंड्यूस करते हैं जो बॉडी में बोन, कार्टिलेज, बॉडी टिश्यू की ग्रोथ को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर है बिल्कुल? हाँ है ना? भाई ग्रोथ करानी है तो बीएमआर भी उनको मेंटेन करना पड़ेगा। बीएमआर मेंटेन करना है तो नो डाउट फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन बढ़ाएंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाएंगे। अगर इनका लेवल बढ़ता है तो डायबिटोजेनिक इफेक्ट हो जाता है। कोई डाउट? हाइपोसिक्रेशन से भी समस्या है, हाइपर से भी समस्या है। हाइपो और हाइपर दोनों से समस्या है। ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन से क्या होगा? पिट्यूटरी डॉफिज्म हो जाएगी। हाइपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? गाइगेंटिज्म या एक्रोमेगेली हो जाएगी। कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल?
कोई समस्या? चलो, सेकंड मैंने बताया कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड को इंड्यूस करते हैं, थायराइड थायरोक्सिन का निकालती है जो बीएमआर को कंट्रोल करती है, डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। तीसरा हार्मोन की मैंने बात करती है एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जो एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, स्पेशली कॉर्टेक्स को, जिससे एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल। लाइफ सेविंग हार्मोन है, बहुत सारे फंक्शन में कराने वाला हूं कल, ठीक है। इसके बाद मैंने बात की थी गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। गोनाडोट्रोफिन हार्मोन मेल में भी निकलते हैं, फीमेल में भी निकलते हैं। मेल में एलएचएफएसएस के काम बताए थे, फीमेल में एलएचएफएसएस के काम बताए थे। मेल में एलएच टेस्टिस को इंड्यूस करता है, स्पेशली लीडिक सेल को। टेस्टोस्टेरोन जो एक एंड्रोजन है उसको निकालने के लिए। टेस्टोस्टेरोन एक तरीके से मेल सेक्स हार्मोन है, मेल में एनाबॉलिक इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्लियर है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करता है, पर एनसीईआरटी ने एक मेन फंक्शन दिया है, स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करता है। कोई डाउट? अगर मैं बात करता हूं सर्टोली सेल, वो भी टेस्टिस में ही होते हैं, उसको इंड्यूस करने के लिए दूसरा हार्मोन होता है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सर्टोली सेल को इंड्यूस करता है स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर निकालने के लिए, साथ में और भी चीजें निकलती हैं लाइक इनिबिन एटसेट्रा, क्लियर है। ऐसे ही फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल के अंदर मैंने बताया था बेटा कि फीमेल में एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, फॉलिकल के डेवलपमेंट को इंड्यूस करता है। फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा तो नो डाउट उनके अंदर मिलने वाले जो सेल्स हैं फॉलिकुलर सेल्स, उनका नंबर भी बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा तो नो डाउट एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ेगा, क्योंकि एस्ट्रोजन का मेन सोर्स फॉलिकुलर सेल ही होते हैं ओवरी के अंदर। समझ में आया यहां तक? कोई डाउट? यानी इनडायरेक्टली कहा जाए फीमेल में एफएसएस करता क्या है, फॉलिकल डेवलपमेंट और एस्ट्रोजन के सीक्रेशन को कंट्रोल करता है। फीमेल में एलएच क्या करता है? एलएच का नाम ही है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग, जो कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए वो ल्यूटिनाइजिंग है। और कॉर्पस ल्यूटियम के बनने का मतलब है क्या काम कर रहा है ये? क्या काम कर रहा है? ओव्यूल्यूशन करा रहा है, सुन रहे हो ना? क्या कराएगा? ओव्यूल्यूशन कराएगा, ठीक है। तो यानी ओव्यूल्यूशन कराएगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा, साथ साथ में मैं बात करता हूं कॉर्पस ल्यूटियम एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, तो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन भी करेगा और साथ में कॉर्पस ल्यूटियम एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क कर रहा है, मतलब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के सीक्रेशन को भी कंट्रोल करेगा, मतलब रिलीज करेगा। क्लियर है बिल्कुल? यहां तक कोई डाउट था? क्लियर था बिल्कुल? फिर फाइनली मैं इसके बाद आगे बढ़ा था, ठीक है। फिर हमने लास्ट में बात की थी पीआरएल। पीआरएल का मतलब प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन मैंने बताया था लैक्टोजेनिक हार्मोन है, ठीक है। पर जब लैक्टेशन नहीं कराना होता तब मेमोट्रोपिक की तरह काम करते हैं, और साथ में इनहिबिटर का भी काम करते हैं, जो मैं आगे कराऊंगा अभी। जीएनआरएच के सीक्रेशन को हाइपोथैलेमस से रोक देते हैं, मैंने अभी यहां नहीं कराया, वो मैं आगे कराऊंगा, ठीक है। समझ रहे हो? हाँ या ना? यहां तक क्लियर था? पोस्टीरियर लोब में सिर्फ दो ही हार्मोन बताए थे मैंने, ऑक्सीटोसिन और एडीएच। एडीएच का मतलब है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यूरिन को डाइल्यूट होने से रोकने वाला हार्मोन, यानी यूरिन को कंसंट्रेट करने वाला हार्मोन, यानी यूरिन से मैक्सिमम वाटर को रीअब्सॉर्ब कराने वाला हार्मोन। क्लियर है? कहां से? डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से। अगर ये हार्मोन कम निकलेगा तो क्या होगा? यूरिन कंसंट्रेट नहीं हो पाएगी, यूरिन डाइल्यूट हो जाएगी, और यूरिन डाइल्यूट होने से क्या होगा? पॉलीयूरिया होगा, इसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। यहां तक कोई डाउट था? क्लियर था? पक्का? फिर मैंने इसके बाद बात की थी ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक्चुअली स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर दो जगह हो सकते हैं, यूट्राइन वॉल पर भी हो सकते हैं और मेमोरी ग्लैंड के अंदर भी हो सकते हैं। क्लियर है? यूट्राइन वॉल पर ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर क्या काम कराएंगे? कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्राइन वॉल। कब? जब पार्चुरेशन की मैकेनिज्म होती है। क्लियर है? यानी ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर बनते हैं 9 मंथ का बच्चा जब हो जाता है तब, जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है तब। समझ रहे हो? मैकेनिज्म आगे बताऊंगा, ठीक है। साथ में मेमोरी ग्लैंड के ऊपर भी इसके रिसेप्टर्स होते हैं, ऑक्सीटोसिन आता है, बाइंड करता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, मिल्क का इजेक्शन स्टार्ट हो जाता है। यानी इसके दो नाम और आप ऐड कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। ऑक्सीटोसिन को मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी बोलते हैं, जो मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में लिखाता हूं। इसको बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, जो मैं वहां लिखाता हूं, तो चाहो यहां भी ऐड कर सकते हो। बर्थ हार्मोन इसलिए क्योंकि बेबी का बर्थ कराता है, मिल्क इजेक्शन हार्मोन इसलिए क्योंकि मिल्क को इजेक्ट कराता है। इसमें कोई डाउट था? पीछे एकदम क्लियर है ना? फाइनली इसके बाद हमने बात की थी, यहां तक हो गया था, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस दो टाइप के हार्मोन रिलीज कर रहा है, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग। एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, पोस्टीरियर? पोस्टीरियर को कंट्रोल नहीं करता, पोस्टीरियर तो वही उसी का पार्ट है। एंटीरियर कंट्रोल करता है बाय रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन की बात करता हूं तो पिट्यूटरी में जो ट्रोफिक सेल्स थे उनके अंदर हार्मोन बनते हैं और निकलते हैं, इसके लिए रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होंगे। जैसे ग्रोथ हार्मोन को बनाने के लिए, ठीक है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं इनको? क्राइनिन, सोमैटो
क्राइनिन। और ग्रोथ हार्मोन को क्या बोलते हैं? सोमैटोट्रोफिन, सोमैटोट्रोफिक हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन को रोकने वाले हार्मोन को क्या बोलते हैं? सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन पेनक्रियाज में भी होता है, मैं कराने वाला हूं, और यहां से भी निकलता है, जहां भी निकलेगा इनहिबिटर का काम करेगा। डोपामाइन मोस्टली इनहिबिटर का काम करता है, रोकता है चीजों को। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? आया ना? चलो, फिर फाइनली मैंने इसके बाद बात की थी, ठीक है, उसके अलावा कौन कौन से हार्मोन होंगे भाई? टीएसएच स्टिमुलेटिंग, टीएसएच टी मतलब थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। इसके अलावा कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, इसके अलावा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेटोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। और वहां पर मैं अगर इनहिबिशन की बात करता हूं तो एक तो सोमैटोस्टैटिन था, दूसरा मैंने बताया था डोपामाइन। इसके अलावा जितने भी हार्मोन होते हैं वो अपने सीक्रेशन को खुद इनहिबिट करते हैं बाय फीडबैक इनहिबिशन। और फीडबैक इनहिबिशन डिटेल में पढ़ाने वाला हूं बायोमोलिक्यूल में, एलोस्ट्रिक इनहिबिटर के अंदर, ये एक्चुअल में काम कैसे करते हैं फीडबैक इनहिबिशन। क्लियर बिल्कुल? यहां तक कोई डाउट है किसी को? हाँ या ना? पक्का? बढ़ जाए आगे? ठीक है, चलो। फिर फाइनली मैंने इसके बाद बात की थी पीनियल ग्लैंड, ठीक है। मैंने कहा सबसे सुपर पावरफुल ग्लैंड है, लाइट इसके सीक्रेशन को इनहिबिट करती है, लाइट बढ़ेगी तो नहीं, ये सीक्रेशन कम होगा, लाइट नहीं होगी तो सीक्रेशन बढ़ेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? इसका जो पीक सीक्रेशन होता है रात में 12 बजे से 3 बजे के बीच में होता है, सुपर पीक सीक्रेशन। तभी मैंने बताया जितनी भी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं इसी टाइम पर होती हैं, जितनी भी सिद्धि क्रियाएं होती हैं इसी टाइम पर होती हैं। एनर्जी गेन करनी हो तो यही टाइम है, समझ रहे हो ना? समझे नहीं समझे? हाँ या ना? तभी लोग कहते हैं सुबह सुबह जल्दी जगो, जल्दी पढ़ो। समझ रहे हो? प्रकृति आपका साथ देगी पढ़ने में उस समय। समझ रहे हो? सुबह उठते ही प्रकृति से जो मांगोगे वो मिल जाएगा। मजाक मत समझना, एक्सपेरिमेंटल है ये, ठीक है? समझ रहे हो? पर उसके लिए तुम्हें कर्म भी करना पड़ेगा, ठीक है? तब प्रकृति सपोर्ट करेगी, नेचर। समझ रहे हो? हम भी नेचर का ही पार्ट है, इसलिए क्योंकि नेचर को सपोर्ट करती है। क्लियर है बिल्कुल? अरे हाँ है ना? मेरी बातें पट्टी तो लगती हैं पर एक्चुअल में चीजें हैं वो अभी नहीं समझोगे। तुम्हारे लेवल पे तो वो हंसी के मतलब बातें होंगी कि तुम्हारा मतलब, समझ रहे हो? जब तक दो लोगों का आईक्यू नहीं मिलता है, तो जब आईक्यू मैच नहीं करता है तो वो चीजें दूसरे के समझ में नहीं आएंगी, तो हंसी की बात हो जाएगी। समझ रहे हो? जहां आईक्यू मैच कर जाएगा वो समझ जाएगा बातों में क्या मतलब चीजें हैं, ठीक है? तो इसलिए मैं हमेशा कहता भी हूँ सुबह पढ़ो, ज्यादा बेटर है रात में पढ़ने से, ठीक है? वापस आ जाओ, 12 बजे तक पढ़ेंगे, ठीक है? कोई नहीं, चलो ठीक है, सही है जैसे चाहो, ठीक। यहां तक कोई डाउट था? रटना मत एक भी हार्मोन को। मैंने बताया था कि अगर मेलेटोनिन का लेवल बढ़ेगा और घटेगा तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल कर रहा है, यानी एक तरीके से मैंने आपको बात की थी 24 आवर की जो डाईयूरनल रिदम है आपकी, कॉकरोच की नॉक्टर्नल रिदम है, आपकी डाईयूरनल रिदम है, उसको कंट्रोल कर रहा है भाई ये, ठीक है? दिन और रात को, रात होते ही आप ढीले पड़ जाते हो, रात होते ही आपका बीएमआर कम हो जाता है, रात होते ही आपका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है, रात होते ही आपका बीपी कम हो जाता है, रात होते ही आपकी ब्रीदिंग प्रोसेस कम हो जाती है, रात होते ही आपकी जठर अग्नि यानी अमाशय यानी स्टमक के सीक्रेशन, गट के सीक्रेशन रिड्यूस हो जाते हैं, रात होते ही सिस्टम सारे स्लो पड़ जाते हैं, इसी की वजह से। नहीं आया क्या? और जैसे जैसे सनराइज करता है बीएमआर बढ़ता है, बॉडी की सारी चीजें बढ़ना चालू हो जाती हैं, टेम्परेचर एक्सेट्रा सब कुछ। समझ में आया? यानी ये आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ साथ बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, बीएमआर को कंट्रोल कर रहा है, और बीएमआर कंट्रोल होने का मतलब है सीधे सीधे मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल कर रहा है। समझ रहे हो? और जहां मैं इसकी बीएमआर की बात कर रहा हूं उसको रेगुलेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका डिफेंस सिस्टम भी है, और डिफेंस सिस्टम जहां बात आती है तो पिगमेंटेशन इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि पिगमेंटेशन डिफेंस सिस्टम का ही पार्ट है। नहीं आई? तो सब चीजें जुड़ी हुई हैं, तो रटना मत, ठीक है? लास्ट में थाइमस की बात की थी, एज बढ़ने के साथ साथ थाइमस घटती है, समझ रहे हो? पर पहले बढ़ेगी, ऑप्टिमम साइज लेने के बाद फिर घटना चालू होगी, ठीक है? समझ रहे? इसलिए ओल्ड एज पर्सन की इम्यूनिटी यंगर से कम होती है। क्लियर है बिल्कुल? थाइमस की पोजीशन ध्यान रखना, हार्ट के वेंट्रल साइड में, बिहाइंड द स्टर्नम, बिटवीन बोथ लंग्स। ये पोजीशन लेटेस्ट एनसीईआरटी में अपडेट कर दी है, पुरानी एनसीईआरटी देखोगे 2 सेशन पुरानी, उसमें गलत पोजीशन दे रखी है। कोई डाउट है यहां तक? अरे हाँ या ना? चलो, थाइमोसिन करता क्या है? थाइमोसिन इम्यूनिटी को इंड्यूस करता है, आपके रेड बोन मैरो के अंदर इम्यून सेल के फॉर्मेशन मैचुरेशन को इंड्यूस करता है। समझ रहे हो? यानी बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट,
और बी लिम्फोसाइट का मतलब है बी लिम्फोसाइट मीडिएट इम्यूनिटी, इसको हीमोरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं। और टी लिम्फोसाइट का मतलब है टी लिम्फोसाइट मीडिएट इम्यूनिटी यानी सेल मीडिएट इम्यूनिटी, इसको इंड्यूस करने का काम करता है। अगर थाइमोसिन का लेवल कम होगा तो इन सेल का फॉर्मेशन मैच्योरेशन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। समझ रहे हो? और इसके लेवल को मेंटेन करने के लिए इसी एज से आप एक काम करना चालू कर दो, नीचे वाली क्लास में बोला भी था मैंने, ठीक है, वो बोलता भी रहता हूँ अक्सर कर मैं, ठीक है। और मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आयुष बोल रहा है, मेरी बात मानो ना मानो चलेगा, पर आयुष की बात मान लेना। आयुष कोई लड़के का नाम नहीं है, समझ में आ गया? हाँ हाँ, तुम सोचो आयुष कौन है भाई, ठीक है, आयुष, हाँ हाँ समझ लो, आयुष बता दे रहा हूँ, उसकी बात नहीं कर रहा, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। कोरोना के टाइम पे जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए थे, सबसे ज्यादा इम्यूनिटी बूस्टर ग्लोए को बताया गया है, ठीक है। सुबह उठो, एक छोटी सी टेबलेट आती है, एक गुनगुना पानी पियो, खड़े होके नहीं, बैठ के, कुक्कुड़ वाला बैठ करके, अगर घुटने बचाने हैं तो पहली इनटेक जो भी करते हो वो बॉडी पर सीधा इफेक्ट डालती है, सीधा इफेक्ट डालती है। अगर तुम समझ रहे हो ना, पहला जो भी आप इनटेक करोगे जगने के बाद, तो पहला जगने के बाद पानी ही पीता है इंसान, क्योंकि सिस्टम को क्लीन करना है, तो बैठ के पियो, ठीक है। जिससे कि उस समय कहते हैं कि भाई कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अचानक से इसके इफेक्ट से घुटनों पे इफेक्ट डालती है सीधा, तो घुटनों के अंदर मतलब दिक्कत आ सकती है, आती नहीं पर आ सकती है, तो बैठ के पियो, ज्यादा बेटर है। दूध कहते हैं खड़े होके पियो, हाँ, क्योंकि वो पॉजिटिव इफेक्ट दिखाता है, उसकी तासीर भी अलग होती है, कुछ चीजें हैं उसमें ऐसी आयुर्वेदा के हिसाब से, तुम पढ़ोगे तुम में से कोई ऐसा भी होगा जो हो सकता है आयुर्वेदा में जाए, मुझे नहीं पता, ठीक है। कई इंटरेस्ट भी रखते हैं बच्चे, एमबीबीएस की जगह वो, ठीक है, उसमें चले जाते हैं, पर डिपेंड करता है, ठीक है। समझ रहे हो? वहां सब चीजें पढ़ने को मिलेंगी, समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ या ना? ठीक है, डिसऑर्डर भी क्लियर थे यहां तक? अब एक्चुअल में डिसऑर्डर अब बहुत सारे ऐड होने वाले हैं, तो अब कल एक्चुअल में मजा आएगा पूछने में। अगर मैं बात करता हूं थायराइड, अभी थाइमस की बात की थी, अब थायराइड की बात कर रहा हूं। कल मैंने आपको पोजीशन बताई थी, जैसे हाइलिन कार्टिलेज आगे से कंप्लीट होती है, पीछे से इनकम्प्लीट होती है, थायराइड आगे से कंप्लीट होगी तो पीछे से क्यों होगी? क्योंकि पीछे ईसोफेगस होती है, तो रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये डायग्राम दिखेगा तो कौन सी साइड हो गई, और पीछे वाला डायग्राम डोर्सल साइड, याद रहेगा ये, तो उसमें कोई डाउट है ही नहीं। ये साइड कौन सी हो गई, वेंट्रल या डोर्सल? तो ये वाली साइड कैसी हो जाएगी, डोर्सल। अरे हाँ या ना? बस मुझे यही डर लगता है, तुम एक्टिव रहो। अगर मैं बात करता हूं, अच्छा शेप कैसा नजर आ रहा है इसका, एच शेप नजर आ रहा है ना, और अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ कुछ कनेक्टिव टिश्यू हैं जो इसको जोड़ रहे हैं। क्या बोलेंगे इन कनेक्टिव टिश्यू को? इस्थमस। क्या बोलेंगे? इस्थमस इज द कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट बोथ लोब, तभी तो क्या बोलते हैं इसको, बाइलोब। कहां ध्यान है तुम्हारा? तुम इतना कच्चा ध्यान है कि कोई मतलब, देख लो पहले, देख लो भैया, शकल दिखा दो यार, तड़पते रहेंगे, ध्यान उधर ही है, क्या चल रहा है इनका। देख लो, थक जाओ तो मुझे बता देना, सा हो गया सर, देख लिया, अब चलें? अभी ध्यान है उधर? क्या हो गया? ये तुम्हारा ध्यान कितना कच्चा है, ये मैं ये देख रहा हूं मैं, कोई भी जरा सी चीज तुम्हें डिस्टर्ब कर सकती है। फिर अगर सच्ची है भाई, सच्चाई में तुम रेस में हो तो डिस्टर्ब हो इतना, ठीक है। सही चल रही ना पढ़ाई? हाँ, मुझे अपडेट नहीं दे रहे हो तुम लोग, ध्यान रखना। मैं बच्चों से कह चुका हूं, मुझे अपडेशन चाहिए टाइम टू टाइम, कहां पर हो, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ठीक है, कहीं मार्क्स के अंदर कहीं मतलब कुछ ऐसी चीज तो नहीं है कि तुम्हें दिक्कत दे रही हो, सर ये हो जाता तो ये बेटर मार्क्स इंप्रूव हो जाते। कुछ चीजें हैं जो टाइम टू टाइम मुझे अपडेट करते रहो, और टेस्ट के बाद का अपडेशन मुझे बहुत जरूरी चाहिए। इस बार टेस्ट किस किस चीज का है? एक तो एक्सक्रीटरी आ रहा है, और क्या आ रहा है, बायो, और ब्रीदिंग भी आ रहा है, लिविंग बर्ड आ रहा है, तो बॉटनी में दो आ रहे हैं, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन लिविंग बर्ड, जूलॉजी में एक ही आ रहा है। चलो ठीक है, देखूंगा मैं, ठीक है, क्या आ रहा है मार्क्स, तो ठीक है, मार्क्स थोड़ा सा जो भी डिस्कस करो, मुझे पता चल जाए कि तुम्हारे मार्क्स क्या आ रहे हैं, ठीक है। वैसे तो मैं अगली क्लास के अंदर मार्क्स की बात करूंगा मैं, क्योंकि हम लोग मार्क्स निकलवा रहे हैं, टॉपर्स के उठा के डिस्कस करेंगे, तो तुम्हें भी समझ में आया कि कौन कहाँ पर है, क्लास में क्या चल रहा है, कहाँ कमी आ रही है, थोड़ा डिस्कस करना जरूरी है तुम, लेकिन तुम्हारा अवेयर होना बहुत जरूरी है। तुम डिस्कस करोगे तो ज्यादा पॉजिटिविटी के संग चीजें चलेंगी, समझ रहे हो ना। मैं डिस्कस करूंगा तो कई बच्चे थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं,
हो सकता है वो निकल भी लेंगे बाहर के, यार सर पूछेंगे मैं बेइज्जती नहीं करता किसी बच्चे की, ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो मेरा पर्पस कभी किसी की बेइज्जती करना है ही नहीं, बस मेरा पर्पस है कि तुम अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई कर लो। तुम्हें अगर किसी टीचर की मदद चाहिए वो तुम्हें हेल्प कर देगा, इसको इंप्रूव कैसे किया जा सकता है, और तुम्हें वहां तक पहुंचना है, बस ये तुम्हारा टारगेट है और कुछ नहीं। ठीक है, मेरे लिए सब बच्चे बढ़िया है, सबका ब्रेन एकदम ठीक है, बस कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाती है, इसकी वजह से चीजें बिगड़ जाती हैं, उसको हम सॉल्यूशन निकालेंगे और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब बात बाकी का, तो एनसीईआरटी क्या बोल रही है, अगर ये थायराइड है तो स्ट्रक्चर कैसा होगा थायराइड का, मेरे साथ साथ लिख लो, लेकिन थायराइड कैसा होगा, बाय लोब्ड। ठीक है, बाय लोब्ड है, किससे जुड़ी हुई है, कनेक्टिव टिश्यू, किससे जुड़ी हुई है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को क्या बोलते हैं, इस्थमस। ठीक है, इस्थमस। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, ये क्या नजर आ रही है आपको, ट्रैकिया। ट्रैकिया के लेफ्ट और राइट साइड पर होती है। इसके अंदर भी एक ग्लैंड होती है जो इसका पार्ट नहीं है, पर इसके अंदर दिख रही है, पर इसका पार्ट नहीं है, वो अलग ग्लैंड है, अलग पढ़ाऊंगा मैं, यहां से मतलब नहीं है, ये अलग ग्लैंड है। क्या बोलते हैं इस ग्लैंड को, पैराथायरॉइड। थायराइड के अंदर होती है तो नाम क्या रख दिया हमने, पैराथायरॉइड। समझना मेरी बात, तो ये अलग ग्लैंड है, अलग पढ़ाने वाला हूं उसको मैं। ये क्या है, पैराथायरॉइड। पैरा पैराथायरॉइड की बात करता हूं, कितनी होती है, 2 पेयर, मतलब कितने हो गए, 4 हो गए ना। ठीक है, ये ट्रैकिया आपको दिख ही रही है, ट्रैकिया के लेफ्ट साइड होती है, वेंट्रल पोजीशन दिख रही है। ठीक है, अगर थायराइड को कट करके दिखाऊं अंदर, तो अंदर 2 चीजें देखने को मिलेंगी जो मैं अगले डायग्राम में बताने वाला हूं। तो एनसीईआरटी की लाइन ध्यान रखना, थायराइड के अंदर वेसाइकल्स होते हैं, थायराइड के अंदर स्ट्रोमल टिश्यू होते हैं। ठीक है, वेसाइकल यानी फॉलिकल, तो फॉलिकल स्ट्रोमल टिश्यू को मैं डिटेल में बताने वाला हूं। ठीक है, 2 लोब से मिलकर के बनी होती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ट्रैकिया के आइदर साइड लगे होते हैं, लेफ्ट और राइट साइड में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पर बोथ लोब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक छोटे से थिन और थिक में अंतर कर देगा वो, जब भी स्टेटमेंट बनाएगा थिन और थिक में अंतर कर देगा। एक थिन फ्लैप होता है जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जिसको हम इस्थमस बोलते हैं। आई या नहीं आई, अगर मैं बात करता हूं फॉलिकल्स और टिश्यू की, स्ट्रोमल टिश्यू की, तो कहां होते हैं फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू। मान लो ये थायराइड है, वेंट्रल पोजीशन है, कट करके मैं दिखाना चाहूं इसके अंदर क्या है, एक छोटे से पीस को मैं कट करके बाहर निकालूंगा। थायराइड की बात कर रहा हूं, पैराथायराइड की बात नहीं कर रहा। ये कट किया मैंने और ये बाहर निकाल लिया, कट करके बाहर निकाल के देखेंगे तो इसके अंदर है क्या, इसके अंदर ध्यान से देखना, आपको फॉलिकल्स नजर आने वाले हैं। क्या नजर आने वाले हैं, फॉलिकल्स। ये टीएस ऑफ थायराइड है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ थायराइड की टीएस है। अगर थायराइड की टीएस देखता हूं मैं, समझना, थायराइड की टीएस देखता हूं मैं तो समझना, इस तरीके से फॉलिकल्स देखने को मिलने वाले हैं इसके अंदर। क्या मिलने वाले हैं, फॉलिकल्स। फॉलिकल्स किससे मिलके बने होते हैं, सिंपल सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू से। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, ये मैं अभी टिश्यू में भी पढ़ाने वाला हूं, ये टर्म मैं पूछूंगा आपसे। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की बात करता हूं तो सब सेल्स हैं, और सेल्स क्या रिलीज करेंगे, नो डाउट पॉलीपेप्टाइड रिलीज करेंगे। क्या रिलीज करेंगे, पॉलीपेप्टाइड। तो कोलोइडल फॉर्म में पॉलीपेप्टाइड होती है, इट इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ थायरोक्सिन। थायरोक्सिन बन रहा है, स्टोर्ड फॉर्म है। कौन रिलीज कर रहा है इसको, ये छोटे छोटे फॉलिक्यूलर सेल। ये फॉलिक्यूलर सेल इस थायरोक्सिन को, जो स्टोर्ड फॉर्म है, इसको थायरोग्लोब्युलिन बोलते हैं, वो इसको इसके अंदर रिलीज कर रहे हैं। क्या बोलेंगे इसको, थायरोग्लोब्युलिन। थायरोग्लोब्युलिन इज अ स्टोर फॉर्म ऑफ थायरोक्सिन, स्टोर फॉर्म ऑफ थायरोक्सिन। ये थायरोक्सिन की स्टोर फॉर्म है, समझना मेरी बात। अगर एनसीईआरटी की लाइन की बात करूं तो एनसीईआरटी ने 2 लाइनों की बात की है कि यहां क्या है, ये फॉलिकल्स। क्या नजर आ रहे हैं ये आपको, फॉलिकल्स। फॉलिकल्स के बाहर कुछ टिश्यू नजर आ रहे होंगे, ये पूरे कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या है, सब कनेक्टिव टिश्यू है, ये कनेक्टिव टिश्यू भरे हुए हैं, ये सब कनेक्टिव टिश्यू है। इन कनेक्टिव टिश्यू को आप क्या बोलोगे, स्ट्रोमल टिश्यू। क्या बोलने वाले उसको, स्ट्रोमल टिश्यू।
स्ट्रोमल टिश्यू। समझना, ये पूरी थायराइड ही है, मैंने अभी पैराथायराइड की बात ही नहीं की है। अब जो भी बात करूंगा थायराइड की बात करूंगा। अगर मैं थायराइड के अंदर दिखाऊं तो अंदर आपको यहां पर ब्लड वेसल्स देखने को मिलने वाले हैं इन फॉलिकल्स के अराउंड। क्या मिलने वाले हैं? ब्लड वेसल्स। ये सब क्या है? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अलावा फॉलिकल के बाहर पेरीफ्री पर, पैरा मतलब पेरीफ्री पर, फॉलिकल की पेरीफ्री पर बाहर पैरा फॉलिकुलर सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? पैरा फॉलिकुलर सेल्स। जो फॉलिकल्स की पेरीफ्री पर या उसके बाहर होंगे, पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स। समझना मेरी बात, पैरा फॉलिक्यूलर सेल, फॉलिकल की पेरीफ्री पर बाहर पैरा फॉलिक्यूलर सेल। समझना। तो स्ट्रोमल टिश्यू की अगर मैं बात करता हूं, स्ट्रोमल टिश्यू क्या है बेटा? कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाहर जो नजर आ रहे हैं, ये क्या नजर आ रहे हैं आपको? पैरा फॉलिकुलर सेल। ध्यान रखना है, पैराथायराइड का पार्ट नहीं है, थायराइड का पार्ट है। तो लिख दे रहा हूं, साफ साफ कंफ्यूजन ना हो। पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स ऑफ थायराइड लिख ही देता हूं मैं। पैराथायराइड का पार्ट नहीं है, थायराइड का ही पार्ट है, पैराफॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड। अब ये जो पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं, एक स्पेसिफिक हार्मोन रिलीज करते हैं। ये क्या रिलीज करते हैं? क्या रिलीज करते हैं? एक हार्मोन। क्या नाम है इस हार्मोन का? टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन का मतलब क्या हो गया? टी। नहीं आया क्या? अगर थायरोकैल्सिटोनिन की बात करूं, कैसा हार्मोन है? इसकी प्रॉपर्टी क्या है? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, सॉरी हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन है। हाइपो माने कम, कैल्सी मतलब कैल्शियम, कैल्शियमिक यानी ब्लड में कैल्शियम को लेवल को कम करने वाला, हाइपोकैल्सीमिया करने वाला। नहीं आया क्या? समझ में आया? हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन है। ये कब निकलेगा? अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा तब निकलेगा। ठीक है, तो कंडीशन लिख रहा हूं मैं। इफ कंडीशन पे क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा, इफ ब्लड कैल्शियम लेवल क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो किसको स्टिमुलेट करेगा? ठीक है, टीसीटी। तो इंक्रीज क्या हो जाएगा? इसके ज्यादा होने की वजह से क्या होगा? इंक्रीज होगा टीसीटी अपने आप बढ़ जाएगा। अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। ये क्या काम करेगा? डिक्रीज करेगा ब्लड कैल्शियम लेवल। कैसा हार्मोन है? हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन है। तो ये बढ़ेगा, ये क्या काम करेगा? डिक्रीज करेगा, डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। इसलिए इस हार्मोन का एक नाम रख सकते हो। कैसा हार्मोन हो गया? हाइपो माने कम, कैल्सिमिक, हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन है। हाइपो माने कम, कैल्सिमिक हार्मोन है, ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करने वाला हार्मोन है। कैसे करता है ब्लड कैल्शियम लेवल कम? ब्लड कैल्शियम लेवल कम कैसे करता है जरा बताओ? ये क्या काम करेगा? सुनो, दो काम करेगा। दो काम करेगा भाई। पहला काम क्या करेगा? जो ब्लड में कैल्शियम था, कोशिश करेगा उसको बर्बाद ना हो वो कैल्शियम। उस कैल्शियम को उठा उठा के बोन के मैट्रिक्स में एडजॉर्प्शन कराएगा। एब्जॉर्प्शन नहीं, एडजॉर्प्शन, जोड़ेगा मैट्रिक्स से। पहला काम क्या करेगा? जो ब्लड में कैल्शियम पड़ा था उसको उठा उठा करके बोन के मैट्रिक्स में एडजॉर्ब कराएगा, जिससे कि बोन मजबूत हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? अब ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बोन टूट रहे हैं। बाहर से कैल्शियम थोड़े ना आ रहा है। कैल्शियम कहां से बन रहा है? आपके बोन के ब्रेकडाउन से, डी मिनरलाइजेशन से। समझ रहे हो? या रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम से, या ब्रेकडाउन ऑफ बोन से। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? वही तरीका है। वो कब हो रहा होगा? कैल्शियम को बढ़ाने वाला हार्मोन अगर हाइपर हो गया है तो वो क्या कर रहा है? बोन को तोड़ रहा है, ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ रहा है। इट इज अ डेंजरस कंडीशन। तब ये निकलेगा।
ठीक है, अगर ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ रहा है किसी कारण से, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी इंसान के अंदर। तो रोकने के लिए तुरंत ये निकलेगा, क्योंकि ये हाइपोकैल्सियमिक हार्मोन है। तो पहली प्रायोरिटी क्या है इस हार्मोन की? कैल्शियम को उठा करके बोन के मैट्रिक्स से जोड़ देना, एडजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन बोन मैट्रिक्स। क्लियर है बिल्कुल, पहला काम। फिर भी कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ है तो ये खतरनाक कंडीशन है, क्योंकि बढ़ा हुआ कैल्शियम हो सकता है एथेरोस्क्लेरोसिस करा दे या आर्टीरोस्क्लेरोसिस करा दे, और जो आगे जाकर के हार्ट डिसऑर्डर को भी लीड कर सकती है। समझना मेरी बात। तो ब्लड कैल्शियम लेवल कम करना जरूरी है, पर ऐसा ना हो जाए बहुत ज्यादा कम हो जाए। ज्यादा कम हो गया तो टिटैनी हो जाएगी। टिटैनी अभी पढ़ा के चुका हूं मैं, टिटैनी। अगर बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाए तो टिटैनी हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा कम भी नहीं करना, बहुत ज्यादा ज्यादा भी नहीं करना। तो ये क्या काम करेगा? पहला क्या काम करेगा? इंक्रीज एडजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन बोन मैट्रिक्स। इंक्रीज एडजॉर्प्शन, नहीं जोड़ देना, एडजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन बोन मैट्रिक्स। भाई एक तरीका तो ये है। फिर भी अगर ज्यादा है तो उसको इलिमिनेट करेगा, बाहर का रास्ता दिखाएगा। इंक्रीज एलिमिनेशन ऑफ कैल्शियम, इंक्रीज एलिमिनेशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम किडनी। किडनी से कैल्शियम को बाहर का रास्ता दिखाएगा। ये दो तरीके हैं ब्लड कैल्शियम लेवल कम करने के। ये समझ में आया नहीं आया? इसमें अभी कोई तोप वाली चीज नहीं बताई, बहुत सिंपल चीजें बताई हैं, बहुत सिंपल। ठीक है, अब मैं बात करूंगा, वापस ऊपर आ रहा हूं। ठीक है, फॉलिकल्स के ऊपर। इसके अंदर क्या है? एक कोलोडल दिख रहा है ना, इट इज द स्टोर फॉर्म ऑफ थायरोक्सिन, थायरोग्लोबुलिन बोलते हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अगर मैं कहूं फॉलिकल किस एपिथेलियल टिश्यू के मिलने से बनते हैं? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू के मिलने से फॉलिकल्स बनते हैं। ठीक है, स्टोमल टिश्यू मैंने बता ही दिए। ब्लड वेसल्स आपको दिख ही रहे हैं, ब्लड वेसल्स हैं। बस अब मैं डिटेल में लेके चलूंगा, फॉलिकल्स को बाहर निकाल करके समझाऊंगा डिटेल में। ठीक है, एक्चुअल में है क्या। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, थायरोक्सिन जो होती है, अगर मैं एक नोटेबल पॉइंट लिख दूं, यहां पर जगह है, चलो आगे लिखूंगा मैं, इतना लिख लो। हो गया? अब मैं एक फॉलिकल को बाहर निकाल रहा हूं, एक सिंगल फॉलिकल को यहां से निकाल करके पूरे बोर्ड पर लेकर के आ रहा हूं। आ जाऊं? स्लाइड आगे करने पड़ेगी लेकिन। हाँ बेटा बोल। ब्लड वेसल्स हर जगह मैं ये लिखता हूँ पीवी, इतनी देर में तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, मतलब कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं हमेशा लिखता हूँ, बिटवीन ऐसे ही लिखता हूँ, हमेशा देखा होगा। अरे यार, तुम भी ऐसे लिखते हो? बिटवीन ऐसे लिखते हो ना? अरे ऐसे लिखते हो तो ऐसे विद लिखा करो, ऐसे विदाउट लिखा करो। ये भी एमबीबीएस में सीखोगे। एमबीबीएस में तुम्हें लिखने का टाइम नहीं मिलता। वहां कोई प्रोफेसर आएगा तो तुम्हें आएगा, तुमसे ये नहीं पूछेगा लिख लिया बेटा, वो आएगा धर 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 कर बस निकल लेगा। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है लिखो ना लिखो या करो। तो तुम्हें सारी ये सब पहले जो एम्स और अच्छे से मेडिकल कॉलेज में बच्चे सीनियर साहब को सिखाते हैं, शॉर्ट लैंग्वेज होती है सारी के सारी। ये जो जर्नलिस्ट होते हैं वो यूज करते हैं इन सबको। ठीक है, समझ रहे हो? तो वही सब चीजें तुम्हें समझनी है। ठीक है, क्या है क्या नहीं। ऊपर है तो विद, नीचे है तो विदाउट। ठीक है, बिटवीन समझ में आ गया। मैं और भी कई चीजें यूज करता हूँ, ध्यान नहीं आ रही मुझे। रिफ्लेक्शन में आ गया वो तो अपने आप, मतलब अपने आप रिफ्लेक्शन में है। मुझे मेरे बहुत सारे पासवर्ड हैं। ठीक है, लैपटॉप का पासवर्ड, मेरी स्क्रीन का पासवर्ड, मुझे कोई पासवर्ड याद नहीं है। पर जैसे ही लैपटॉप मेरे सामने आता तो मेरे हाथ चल जाते हैं। मुझसे पूछोगे क्या है, मुझे मुझे नहीं पता क्या है, पर लैपटॉप सामने रख दो वो खुल जाएगा। समझ में आ गया? वो अनकॉन्शियस माइंड में रिफ्लेक्शन से चलता है सारा का सारा। समझ गए ना? इतनी सारी डिवाइस सबके पासवर्ड डालने पड़ते हैं, वो रिफ्लेक्शन। तो ये मैं डरता हूं यार, ये क्या चक्कर है, क्योंकि मुझसे किसी ने पूछा पासवर्ड क्या है, वो तुझे पासवर्ड ही नहीं पता, खूब याद कर रहा, पासवर्ड ही नहीं पता। ठीक है, अचानक से लैपटॉप खोला, वो चल गई उंगलियां, यार ये है पासवर्ड। ये चीजें होती हैं।
क्या समझ में आया? जब मैं कोटा में था तब मैं ऑनलाइन क्लासें भी लेता था, ऑफलाइन क्लासें भी लेता था, पर प्लस ऑफलाइन 30,000 बच्चों को मैनेज भी करना था। इतना थका रहता था रात के 3-3 बजे तक। तो एक दिन तरुण सर का फोन आया, अरे भाई तुम्हें क्या हो गया? मैंने क्या हो गया? तुम सो रहे हो क्लास के अंदर, पूरी क्लास में सोते रहे। ऑनलाइन क्लास के अंदर, ऑनलाइन क्लास सभी देख रहे होते हैं ना, पूरी 2 घंटे की क्लास सोते सोते पढ़ा दी मैंने। वो शायद अभी भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा वो वाला लेक्चर। नींद के अंदर 2 घंटे की क्लास ले ली मैंने पूरी प्रॉपर। नहीं समझ में आया? मतलब ऐसे कर रहा था, ऐसे मतलब नहीं, तुम लोग लड़ते हो ना अपनी आंखें फाड़ फाड़ के, ऐसे ये चल रही होती है तुम्हारी, आंखें खोलो, हाँ हाँ, फिर आंखें ये करते हो, वो चीज थी। ठीक है, पर मैं अब कमरे में तो कोई था नहीं, एक स्टूडियो में बंद रहता है ना, एकदम एयर टाइट होता है। कैमरा कैमरा तो इंसान भूल जाएगा ना, ये भी कोई देख रहा है, मैं नहीं समझ में आया, तो अनकॉन्शियस हो जाता है। पर रिफ्लेक्शन से चल रहा था, रिफ्लेक्शन समझते हो ना? हाँ, जैसे चीजें रिफ्लेक्शन से चलती हैं, कई चीजें रिफ्लेक्शन से होती हैं। तो शायद मैंने पूरा ही टॉपिक करा दिया था, जब मुझे बाद में बताया लोगों ने, तुम सोते ले रहे थे, क्लास देखो अपनी। वो तेरी, मैं डर गया, फिर मैंने गलत तो नहीं पढ़ा दिया कहीं मैं। हो गया सही, समझ में आया? तो ये होता है, कई चीजें रिफ्लेक्शन से होती हैं, और रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, जब तुम मल्टीपल टाइम एक चीज को करा दोगे तो क्या होता है, वो रिफ्लेक्शन वो रियल में मेमोरी से निकल जाता है। मैं आधी चीज तो मैं रिफ्लेक्शन से पढ़ाता हूँ। सही सब, तभी मैं क्या कहता हूँ, मेरी क्लास इंटरेक्टिव होनी चाहिए। इंटरेक्टिव तब होगी तुम मुझसे पूछो, तब मेरा दिमाग खुलता है। और तुम अगर पूछते नहीं हो, बुत्ते से बैठ जाते हो, तो फिर मुझे गुस्सा आती है। पर जब मैं पूछूं तब, ऐसे नहीं तुम फालतू में बीच में बोलना चालू कर दो। अभी इतने अच्छे बच्चे लग रहे हो मुझे, मैं क्या बताऊं, मतलब बहुत प्यारे बच्चे लग रहे हो, तुम साइलेंट बैठे हो ना, इतना सुकून मिल रहा है, मैं क्या बताऊं। आप ए, मतलब राक्षस बनना है क्या? बुरा लग रहा है अच्छा बच्चा बोल दिया तो? बता, सर अच्छा कैसे बोल दिया? हम तो दुष्ट हैं, ऐसा है तो मुझे बता, तो दुष्टों का इलाज करते हैं फिर यहां बुला करके। चलो, अब मुझे बताओ, इसमें किसी को डाउट है, हाँ या ना? लेकिन मैं तुम सबसे बोल रहा हूं, और पीछे भी और इधर भी, यार ये लास्ट ईयर है, हमेशा लिख लो, दिस माई लास्ट ईयर फॉर नीट एग्जामिनेशन। नहीं तो मैं स्ट्रीम चेंज कर लूंगा या कर लूंगी। स्ट्रीम का मतलब समझ रहे हो, लाइन चेंज कर लूंगी। पर नीट एग्जाम की ये मेरी लास्ट अटेम्प्ट है, तभी वो डोपामाइन और वो सब चीज अंदर पागलपन एक्टिवेट होगा, तो नहीं होगा, ये दिमाग में रख लो बस। और मैं कुछ नहीं कह रहा, लिख लो अपने जहां पढ़ते हो वहां पर, इट इज माई लास्ट अटेम्प्ट। पर इसका मतलब ये नहीं बोला मैंने तुम दुखी हो जाओ। अगर तुम दुखी रहोगे तो तुम लास्ट अटेम्प्ट क्या, कोई अटेम्प्ट होगा ही नहीं, फिर तो फिर वो नेगेटिव हार्मोन निकलने चालू हो जाएंगे, तो कचरा कर देंगे सारे। अंदर से खुश रहो, एक्टिवेट रहो, पढ़ाई को सीरियसली लो, बस इतना है, और कुछ भी नहीं। ज्यादा टेंशन लेके कोई काम नहीं होता, बिना टेंशन रह के जो कर सकते हो वो करो। ठीक है, अब देखो, तुम देख लेना तुम पूरा पेज कैसे यूज करोगे। मैं पूरे पेज पर वेसाइकल्स बना रहा हूं। ये क्या है, फॉलिकुलर वेसाइकल से पूरा फॉलिकल है। तुम देख लेना कैसे ड्रॉ करोगे, कर लोगे क्या? कर लो। अब अगर मैं फॉलिकल की बात करता हूं, तो फॉलिकल किससे मिलकर बनाऊंगा, छोटे छोटे फॉलिक्यूलर, आवाज नहीं आनी चाहिए अब, छोटे छोटे फॉलिक्यूलर सेल्स, छोटे छोटे फॉलिक्यूलर, छोटे छोटे फॉलिक्यूलर, और लास्ट में एक और बना दो, छोटे छोटे फॉलिक्यूलर सेल्स। अगर मैं फॉलिकुलर सेल्स की बात करता हूं, तो फॉलिकल्स के अराउंड क्या था बेटा, रेड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की बात करते हैं तो फॉलिकल्स के बाहर ही होंगे, अंदर नहीं होंगे। क्लियर है बिल्कुल? अरे हाँ है ना? अब फॉलिकल के जो सेल्स होते हैं भाई, आप कहते हैं ना कि आप आयोडीन खाया करो, आयोडीन की कमी से घेंगा यानी ग्वाइटर हो जाएगा, बोलते हैं ना। आयोडीन का सोर्स बताओ, नमक, बस नमक के अलावा कुछ नहीं जानते।
जो तुम नमक खाते हो उसमें आयोडीन नहीं होता, जो फ्रेश सॉल्ट होता है उसमें थोड़ा बहुत आयोडीन होता है। कोई भी सी फूड, कोई भी समुद्री फूड, वो आयोडीन का सबसे बेहतरीन सोर्स है। अब सी फूड में तुम क्या ले सकते हो? सिर्फ नारियल पानी ले सकते हो। तो आयोडीन बहुत अच्छा सोर्स है, नारियल पानी आयोडीन का, समझ रहे हो, जो तुम्हारे पास अवेलेबल है, समझ रहे हो। जो सी से जितना दूरी पे जाते जाओगे तो एक ही चीज बचता है, नारियल पानी। स्मॉल अमाउंट में तो आयोडीन आपका प्याज में भी होता है और भी कई चीजों में होता है, पर अच्छा सोर्स उसका यही है। क्या तुम जो नमक लेते हो वो रखा हुआ है, तब तक आयोडीन गायब हो जाता है, समझ रहे हो ना। फ्रेश शॉट लोगे वो आयोडाइज है, बाद बाकी कुछ नहीं है। और कहते भी है नमक खाओ, थोड़ा खाओ पर अच्छा खाओ, हमेशा रॉक सॉल्ट खाओ, कभी भी सी सॉल्ट मत खाओ, हड्डियां गल जाएंगी, समझ रहे हो। रॉक सॉल्ट खा सकते हो, रॉक सॉल्ट यानी सेंधा नमक, ये आपके मिनरल्स की कमी को पूरा करता है, पर सी सॉल्ट आपकी बॉडी की हड्डियों को गला देता है। उस जमाने में नमक था ही नहीं, नमक अंग्रेजों की देन है भाई। इंडिया के अंदर रॉक सॉल्ट खाते थे। उस समय आला और उदल जैसे लोग होते थे जो बबूल के पेड़ को उखाड़ दिया उन्होंने, नहीं समझ में आया? नहीं तो हाथी भी नहीं उखाड़ सकता बबूल के पेड़ को, जानते हो वाली बात। चलो अब वापस आ जाओ। अब तुम अच्छे बच्चे नहीं रहे, जैसे थे वैसे ही हो जा, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। एकदम साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंट। पीछे बेटा कोई दिक्कत? ये सबसे लास्ट, हाँ क्या है, कोई दिक्कत? फिर मुस्कुराओ पर वजह होनी चाहिए, समझ रहे हो। बेवजह मुस्कुराना भी खतरनाक होता है। हाँ करें स्टार्ट, या करनी है बातें कुछ? एकदम साइलेंट, एकदम साइलेंट। हाँ है, हाँ ठीक है, बेहतरीन, सुपर। भाई आपने नारियल पानी पिया, पिया मतलब इनडायरेक्टली आपने आयोडीन लिया, आयोडीन एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब होकर आयोडीन कहां जाएगा? सीधा ब्लड में जाएगा भाई। आयोडीन कहां जाएगा? और ब्लड से सीधा एब्जॉर्ब होकर कहां जाएगा? ये थायराइड के फॉलिकल्स के अंदर, समझना मेरी बात। तो आयोडीन पहुंच गया, जो आपका भी मेन आयोडीन का मेन पर्पस क्या था कि थायरोक्सिन बनाना है, ये तो मेन पर्पस है, पहुंच गया जहां आपको पहुंचाना है। अब दूसरा भाई, प्रोटीन कहां बनता है जरा बताओ, प्रोटीन का फॉर्मेशन कहां होता है? सेल्स के अंदर। तो यहां पर क्या हो रही है? एक्सोसाइटोसिस, क्या हो रही है? एक्सोसाइटोसिस किसकी? ऑफ प्रोटीन। ये एक्सोसाइटोसिस हुई किसकी? हुई प्रोटीन, ये प्रोटीन आ गया, ये 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 प्रोटीन आ गया। प्रोटीन इज अ पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन एक तरीके से मोतियों की माला है। ये सब क्या है? मोती। ए, क्या हो जाता है तुम्हें भाई? ये क्या है? मोती, मोती। मोती कई प्रकार के होते हैं, मोती कई प्रकार के हो सकते हैं, समझना। मोती मोती कई प्रकार के हो सकते हैं माला में, पर मैं सिर्फ एक ही प्रकार के मोती की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक ही प्रकार के। कौन से मोती हैं ये? इट इज अ टायरोसिन अमाइनो एसिड। ये क्या है? टायरोसिन अमाइनो एसिड।
AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन कि किस अमाइनो एसिड के आयोडोनेशन से, आयोडीन को जोड़ना आयोडीनेशन से थायरोक्सिन का निर्माण होता है। ये क्या हो रहा है? आयोडोनेशन। आयोडोनेशन समझते हो? अटैचमेंट ऑफ आयोडीन विद टायरोसिन अमाइनो एसिड। तो मैं जोड़ रहा हूं, समझना। हो सकता है एक आयोडीन जुड़ जाए, हो सकता है दो आयोडीन जुड़ जाए, बस दो से ज्यादा नहीं जुड़ सकते एक अमाइनो एसिड से। कोई डाउट? समझना, अगर टायरोसिन अमाइनो एसिड से एक आयोडीन जुड़ेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनो आइडोनेटेड टायरोसिन। अगर दो आयोडीन जुड़ेंगे तो क्या बोलेंगे? डाई आइडोनेटेड टायरोसिन। समझना, मोनो आइडोनेटेड टायरोसिन। दो जुड़ जाएंगे तो डाई आइडोनेटेड टायरोसिन। दो जुड़ जाएंगे तो डाई आइडोनेटेड टायरोसिन। मोनो आइडोनेटेड टायरोसिन और डाई आइडोनेटेड टायरोसिन। अब बताओ ये समझ में आया नहीं आया? यस या नो? तो आपसे कहा जाए थायरोक्सिन एक्चुअल में क्या है? थायरोक्सिन इज आइडोनेटेड फॉर्म ऑफ टायरोसिन अमाइनो एसिड। समझ में आई नहीं आई? ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, वो AIPMT में, सॉरी। अब समझना, अब एक चीज और हो रही है, सेम कंडीशन पूरे में मिल रही होगी। हो सकता है एक आयोडीन हो सकता है दो आयोडीन हो। हाँ है ना? हो सकता है इसमें भी दो आयोडीन है, हो सकता है ना? हो सकता है एक आयोडीन हो सकता है दो आयोडीन हो सकता है एक आयोडीन नहीं आया क्या? हो सकता है दो आयोडीन समझ में आया नहीं आया? तो ये क्या हो रहा है? आयोडीन की बाइंडिंग टायरोसिन अमाइनो एसिड से होगी, एक भी हो सकती है और दो भी हो सकती हैं। अब क्या होगा? इनमें पेयरिंग होगी। ठीक है, समझना मेरी बात। हो सकता है ये आयोडीन आपस में जुड़ जाएं, ये आयोडीन आपस में जुड़ जाएं। जुड़ने से जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, दो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। क्या क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं? दो, ध्यान से देखना। एक तो टेट्राफॉर्म बन रही है, चार आयोडीन वाली फॉर्म टेट्राफॉर्म। एक ट्राईफॉर्म बन रही है, तीन आयोडीन वाली ट्राईफॉर्म। यस या नो? ये दो फॉर्म्स हैं, T3 और T4। इसमें T4 को थायरोक्सिन बोलोगे, पर T3 को थायरोक्सिन नहीं बोलोगे। समझना मेरी बात। T4 को थायरोक्सिन क्यों बोल रहे हो? क्योंकि एक्चुअल में थायरोक्सिन इनएक्टिव फॉर्म में ही बनती है मोस्टली हमारी ग्लैंड के अंदर। 80 से 90% थायरोक्सिन इनएक्टिव फॉर्म में बनती है। T4 जो है उसकी इनएक्टिव फॉर्म है, जिस फॉर्म में बनती है। T3 इसकी एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म बहुत कम बनती है, उसको थायरोक्सिन ना खोल करके एक्टिव फॉर्म ऑफ थायरोक्सिन बोलो तो ठीक है, या ठीक है ट्राई आइडोटायरोनिन बोल दो तो ठीक है, पर थायरोक्सिन नहीं बोलेंगे। समझना, ये एक्टिव फॉर्म बोलना पड़ेगा, एक्टिव फॉर्म ऑफ थायरोक्सिन। थायरोक्सिन की दूसरी फॉर्म है ये, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो समझना मेरी बात। अब क्या होगा? दो दो तरीके की थायरोक्सिन बन रही हैं, इसके लिए टर्म यूज करने वाले आप T3। समझना, और T3 को हम क्या बोलेंगे? ट्राई ट्राई आइडो थायरोनिन। ट्राई आइडो थायरोनिन। समझ में आया? ट्राई आइडो थायरोनिन T3। और जो ऊपर दिख रही है ये वाली फॉर्म जो दिख रही है, ये क्या है? T4। T4 T4 को आप बोलोगे थायरोक्सिन। थायरोक्सिन। समझना, जो T3 फॉर्म दिख रही है ये कैसी फॉर्म है? एक्टिव। एक्टिव, ठीक है। इसकी बात करता हूं, ये कैसी फॉर्म है? इनएक्टिव। इनएक्टिव फॉर्म। एक्चुअल में थायरोक्सिन की फॉर्म हमेशा इनएक्टिव होती है, मेन थायरोक्सिन होती है। ठीक है, इसके लिए क्या बोलोगे? टेट्रा। क्या बोलोगे? टेट्रा। टेट्रा माने चार। आयोडो, टेट्रा आयोडो थायरोनिन।
तुम इसी में गड़बड़ करने वाले हो, मुझे पता है। हाँ, मोनोआइडोनेटेड टायरोसिन और टेट्रा आइडोनेटेड टायरोनिन। नहीं आया क्या? निन, समझ रहे हो? टायरोसिन अमाइनो एसिड लगा हुआ है तो वो, समझ रहे हो, आइडोनेटेड फॉर्म हो गई अमाइनो एसिड की। और थायरोक्सिन की जो फॉर्म की बात करता हूं तो टायरोनिन याद रखना है, टायरोसिन याद नहीं रखना। बस याद रख पाओगे, नहीं रख पाओगे? मैं पूछ पूछ के याद करवा दूंगा, कोई नहीं। तो इस तरीके से ये प्रोटीन बन जाती है, आयोडोनेटेड फॉर्म हो जाती है। जब जरूरत होती है तब एक हार्मोन होता है, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी को इंड्यूस करता है, तो पिट्यूटरी निकालती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। समझना, ये रिसेप्टर से बाइंड करेगा, सिग्नल को अंदर भेजेगा, फिर अंदर जाकर के ये सिग्नल जब जाएगा ना तो इस थायरोग्लोबुलिन का अपटेक होगा। अपटेक का मतलब है एंडोसाइटोसिस होगी। एंडो माने अंदर आना वापस। जब ये पूरा अंदर आएगा तो अंदर ध्यान रखना, ये मोतियों की माला अंदर के वेसिकल में टूटेगी। क्या करेगी? टूटेगी, जिसमें सारे अमीनो एसिड अलग अलग हो जाएंगे, पर इसके अंदर T3 T4 भी तो होंगे। T3 एंड T4, T3 T4 कूद के कहां चले जाएंगे? ब्लड वेसल्स के अंदर। T3 भी आ जाएगा ब्लड वेसल्स के अंदर और T4 भी आ जाएगा ब्लड वेसल्स के अंदर। समझना, तो अगर मैं बात करता हूं T3 T4, ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं? लिपिड जो लिपिड सॉल्युबल है वही तो उसको क्रॉस करके ब्लड में आ पाएगा, जो लिपिड सॉल्युबल नहीं है वो ब्लड में नहीं आ पाएगा। समझना, ये मैकेनिज्म समझ में आने वाली है, अभी मैं रिएक्शन मैकेनिज्म बताऊंगा तब, ठीक है। लिपिड सॉल्युबल इसलिए होते हैं क्योंकि आयोडोनेटेड फॉर्म है, आयोडीन इसको परमिएबल बना रही है। समझना, आयोडीन क्या कर रही है? इसको परमिएबल, जबकि है तो पॉलीपेप्टाइड भाई, प्रोटीन ही तो है। प्रोटीन लिपिड सॉल्युबल कब से हो गई? स्टेरॉइड लिपिड सॉल्युबल होते हैं, फैट लिपिड सॉल्युबल होते हैं, प्रोटीन कब से लिपिड सॉल्युबल हो गई भाई? समझ में आया? नहीं होती। पर इस मेम्ब्रेन के पास आयोडीन के चैनल्स होते हैं, उन चैनल का मौका पाके, नहीं समझ में आया, उसका फायदा उठाया जाता है और कूद के कहां पहुंच जाते हैं? ब्लड में। नहीं आया क्या? आया नहीं आया? हाँ। तो ब्लड में कौन आएंगे? T3 T4। अगर मैं T3 की बात करता हूं तो T3 बहुत कम होती है, 10 से 20% के आसपास, जबकि मैक्सिमम क्या बनती है? T4। T4 कितनी बनती है? 80 से 90, 80 to 90%। तो मैक्सिमम कौन बन रही है? T4। पर T4 कैसी फॉर्म है? एक्टिव या इनएक्टिव? भाई ये इनएक्टिव है, इन एक्टिव। और एक्चुअल में यही है कौन? क्योंकि थायरोक्सिन हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में बनती है, एक्टिव फॉर्म में नहीं बनती। समझ रहे हो ना मेरी बात? एक्टिव फॉर्म में जो बन रही है वो T3 है, बहुत कम है, 10 से 20%। ये इनएक्टिव है, सॉरी, एक्टिव है। अब क्या होगा भाई? एक्टिव हो तो काम कर लेगी, पर जो इनएक्टिव है उसको एक्टिव करने के लिए हमारे पास एक ऑर्गन है। कौन सा ऑर्गन? लिवर, जिगर, बिल्कुल सही। तो भाई लिवर क्या काम करने वाला है? अरे लिवर क्या काम करने वाला है? लिवर भाई इस T4 को T3 में कन्वर्ट कर देगा। कैसे? एक आयोडीन को रिमूव करा करके, क्योंकि लिवर के अंदर ही मैक्सिमम कैटाबॉलिज्म हो रहा है, ब्रेक डाउन। मेटाबॉलिक पाथवे कहां रन हो रहे हैं? लिवर के अंदर। यानी लिवर ही 80 से 90%, समझ रहे हो, एक्टिव फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आई या नहीं आई? आ गई ना? तो ये सब जो बातें बता रहा हूं बहुत बारीकी समझना, ठीक है। तो T4 ये थायरोक्सिन था, ये ट्राई आयोडो टायरोनिन है। नहीं आया क्या? ये थायरोक्सिन है, ये ट्राई आयोडो टायरोनिन है। आई, इट इज अ
एक्टिव फॉर्म ऑफ थायरॉक्सिन। एक्टिव फॉर्म है पर थायरॉक्सिन नहीं बोलोगे क्योंकि एक्टिव फॉर्म है, फॉर्म चेंज हो गई, थायरॉक्सिन ये है। अब थायरॉक्सिन करता क्या है, लिख लो उसको फटाफट, मैं आगे बढ़ रहा हूं। थायरॉक्सिन करता क्या है उसकी बात करेंगे, जल्दी लिखो। थायरॉक्सिन आपके बीएमआर को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? बीएमआर को। बीएमआर का मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी शरीर के अंदर बहुत सारी साइकिलें चल रही हैं, उनके चलने को नियंत्रित कर रहा है। ना तेज चलाना है ना स्लो चलाना है, मेंटेन रखना है। नहीं आया क्या? जिसमें एनाबॉलिक साइकिल भी चल रही है और कैटाबॉलिक साइकिल भी चल रही है, उनके रेट को, चलने की दर को कांस्टेंट रखना है। इसी को हम मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। साइकिलें ज्यादा तेज चलेंगी तो भी समस्या, स्लो चलेंगी तो भी समस्या। समस्याओं का निदान कैसे होगा वो हम डिस्कस करने वाले हैं आगे, ठीक है, डिसऑर्डर के अंदर। तो यहां तक कंप्लीट करो फटाफट। कोई डाउट है तो मुझे फटाफट पूछो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। फंक्शन पर आ रहा हूं, एनसीईआरटी के फंक्शन ओनली। रट्टा एक ही फंक्शन ही मारोगे, समझना है यार चीज को। भाई बीएमआर को कंट्रोल करने का मतलब है, ठीक है, आपकी बॉडी में जो भी साइकिल चल रही हैं उनको बढ़ा भी सकती है घटा भी सकती है। यानी साइकिलों को चलने के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए, यानी ग्लूकोज के लेवल को भी बढ़ा के रखेगी। सब कचड़ा कर दिया कंसेप्ट का, बीच में टोके सुनता तो है नहीं ना, तू समझता है, बीच में टोक दिया। बढ़िया एक मैं कनेक्ट करके एक बहुत बड़ी चीज बता रहा था। चल बता तू, ढंग से पूछ, ढंग से, पहले ढंग से पूछा। हाँ, कौन सा प्रोटीन है? एक ही तो प्रोटीन है यहाँ पर, यही अंदर जा रहा है यही बाहर जा रहा है। कितने प्रोटीन बताएं? थायरोग्लोबुलिन, ये क्या लिखाया है मैंने? इट इज अ स्टोर फॉर्म ऑफ थायरोक्सिन, थायरोग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन इज अ प्रोटीन। नहीं आया क्या? लिख भी देता हूं, चलो। तो मैं प्रोटीन करके लिखूंगा तो तुम समझोगे ये प्रोटीन है। प्रोटीन, अब समझ में आया क्या होगा मेरे भाई? दौड़ बड़ी खतरनाक है, कछुए से खरगोश बनाना है, समझ रहे हो? बहुत कठिन है, डगरपन घटकी। नहीं आया क्या? इतना आसान नहीं है। चलो, तुम लिंक तोड़ दिया, क्या बता रहा था मैं? चलो पहले कर लो, नहीं ये लोग सुनेंगे नहीं, प्रोटीन में अटके पहले को कर लें दो। जैसे ही 80% बच्चे हाथ उठा देंगे मैं आगे बढ़ जाऊंगा। कितने बच्चों ने कर लिया? हाथ उठाओ। इधर तो लगभग लगभग 80% हो गया, इधर भी लगभग। अरे हो गया भाई, हाथ उठाओ एक बार जरा देखें कितना हो गया। अब देख लो, देख लो पीछे देख लो, तुम्हें लग रहा है मजाक कर रहा हूं मैं? इधर हाथ उठाओ, दोनों दोनों हाथ उठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कितने हाथ उठ रहे हैं। चलो इधर कम है, कोई नहीं, कर लो। हो गया? अरे बस, हो तो गया यार। अब सुनो, कुछ पूछना है इसके अंदर मुझसे तो पूछ लो पहले। कुछ पूछना तो नहीं है? मां साहब कुछ पूछना है? हाँ, छोटे मोटे डाउट तो मां साहब बैठे हैं पीछे, पूछ लिया अगर। हाँ, कॉर्पस ल्यूटियम। हाँ, कॉर्पस ल्यूटियम ऑर्गेनाइज, कोई ग्लैंड थोड़ी ना है कॉर्पस ल्यूटियम, वो सेल है, सेल बनी और हार्मोन बना रही है। कहीं पढ़ा, कहीं ग्लैंड में पढ़ा है मैंने? कोई चीज जो परमानेंट बनी नहीं है, वो समय के दौरान बन जाती है, खत्म हो जाती है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो उसको तो हम कहीं, ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती है बॉडी के अंदर। बॉडी ने दो बातों की बात की, जो बने हुए ऑर्गन हैं कुछ और काम कर रहे हैं पर हार्मोन भी निकाल लेते हैं, अनऑर्गेनाइज। जो सिर्फ बने हैं परमानेंटली, हार्मोन बना रहे हैं, ऑर्गेनाइज। इधर तो तुम पता नहीं दिमाग क्यों घुमा रहे हो। अभी समय नहीं है दिमाग घुमाने का, अभी समय है नीट पर दिमाग फोकस लगाने का। बैठो उधर, दिमाग तब घुमा तो तुम्हें ज्ञान हो जाए, ज्ञान नहीं है तुम्हें अभी।
इतना सा एमएससी वाला ज्ञान नहीं है इसका अभी ना। एमएससी वाला ज्ञान होता तो समझ जाता, उसको उसकी बातों समझ जाता। ठीक है, एमएससी तो ऐसे होती है, 4 दिन पहले वो उठाओ, वो पतले पतले वो आते हैं, खोलो देख के छाप आओ। बच्चे क्या कर रहे हैं, अरे वो उसमें कहानियां लिख रहे हैं, कोई नहीं पढ़ता है भाई, कोई नहीं पढ़ता है, समझ रहे हो। तो एमएससी के बच्चों को पढ़ाता था मैं कॉलेज के अंदर, तो ये हालत थी कि भाई तुम उन्हें पढ़ा दोगे, तुम सब पढ़ा दोगे उन बच्चों को, वो बड़े हैं बच्चे, मैं बोल रहा हूं तुम्हारे लिए तो बहुत बड़े हैं, पर तुम पढ़ा दोगे, तुम्हें इतना ज्ञान है। बहुत बुरी हालत है कॉलेजों में, तो बहुत बुरी हालत है। आ जाओ, थायरोक्सिन क्या काम करता है, बीएमआर को कंट्रोल करता है। बीएमआर तो सबको डाउट, कोई डाउट नहीं है, सबको पता है ना बीएमआर क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, पता है ना सबको। अब सुनो भाई, बीएमआर कंट्रोल होने का मतलब है बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है, समझ में आ गया इनडायरेक्टली, यहां एनसीईआरटी नहीं लिखा अभी उसको। बीएमआर के लिए एनर्जी चाहिए, यानी फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझना। जब बीएमआर बढ़ाएगा तो नो डाउट ऑर्गन के पास ऑक्सीजन बढ़ाने पड़ेगी, और ऑक्सीजन को ले जाने वाला क्या है, आरबीसी, तो एराथ्रोपोइसिस करने पड़ेगी, आरबीसी बढ़ेगा तभी ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी, तभी जाकर के बीएमआर बढ़ सकता है। कारखाने की मशीनों को दिन और रात फुल स्पीड से चलाना है, या शिप को मुझे बहुत तेजी से दौड़ाना है, तो भी ईंधन तो डालना पड़ेगा। अभी ईंधन ही नहीं डालोगे चलेगा क्या, नहीं आया क्या। तो ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने पड़ेगी, मतलब एराथ्रोपोइसिस करने पड़ेगी। और डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे के लिए आपको मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, किसकी, मिनरल्स की। तो कहीं ना कहीं मिनरल्स के लेवल को भी मेंटेन करेगा, नहीं आया क्या। कम है तो इनके भाई, कम है तो निकालेगा, रीअब्जॉर्ब कराएगा, ज्यादा है तो निकालेगा, मेंटेन करेगा, समझना मेरी बात। यानी ये एक तरीके से वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में भी पार्टिसिपेट करता है। यानी देखा जाए तो ये एक्चुअली बहुत सारे काम करता है, पर एनसीईआरटी ने 4 ही काम लिखे हैं, तो 4 मैं पहले समझा देता हूं, जिससे आप इतने तो याद कर लो। पहला काम समझ में आ गया, क्या काम कर रहा है ये, बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल कर रहा है, यानी बीएमआर को कंट्रोल कर रहा है। आया नहीं आया, हे मेरे भोले, आ गया ना। दीज हार्मोन ऑल्सो सपोर्ट, किसको सपोर्ट कर रहा है, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, मतलब इंक्रीज करता है एराथ्रोपोइसिस। कोई डाउट। साथ में भाई एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए तो फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को भी तो कंट्रोल कर रहा है, यानी इंक्रीज कर रहा है ब्लड ग्लूकोज, यानी डायबिटोजेनिक इफेक्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है भाई। और इन सारे पाथवे के लिए आपके वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी कंट्रोल करता है, तभी ये पाथवे रन हो पाएंगे। इतना फंक्शन तो मिनिमम याद करना ही करना है, ऊपर तो बहुत सारे हैं। और थायरोकैल्सिटोनिन बता के चुका हूं, ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करता है, रेगुलेट करता है। कम करता है या ज्यादा करता है, कम करने को क्या बोलेंगे, हाइपो कैल्सिमिक है, यानी ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करेगा, या तो बोन के मैट्रिक्स से जोड़ेगा या उसको बाहर का रास्ता दिखाएगा। यहां तक कोई डाउट, एकदम क्लियर। अब मैं डिसऑर्डर की, ये लिखने की जरूरत नहीं है, घर पे लिखना आराम से, एनसीईआरटी की लाइन है घर पे, समझ लो यहां पर, यहां तक कोई डाउट है। अब मैं बात करूंगा डिसऑर्डर। थायरोक्सिन का लेवल कम हो जाए तो भी समस्या, ज्यादा हो जाए तो भी समस्या। टीवी पर दूरदर्शन आप नहीं देखे होगे, हमने तो दूरदर्शन ही देखा था, देखे हो, वास्तव में देखे हो, तो तुमने अपना जीवन जिया है, बचपन जिया है, ठीक है। गुल्ली डंडा खेले हो, कंचा खेले हो, कंचा, अरे यार, घोड़ा चमार खाई, पीछे देख के मार खाई, देखा है, खेले हो। कबड्डी कबड्डी खेले हो, सही सही बताना। अच्छा, खो खो खेले हो, बहुत बढ़िया, चलो यार बहुत सही है, ठीक है। सतोला, एक सतोला गेम होता है, सतोलिया, मतलब गिट्टी फोड़ कहते हैं उसको,
गिट्टी लगा देते हैं, सब लोग खड़े हो जाते हैं और गिट्टी से फोड़ते हैं उसको। खेले हो? क्या बोलते हैं? मिंटो। मैं सही बताऊं तुम्हें पता नहीं है। आज की डेट में समस्या ये, जैसे मैं गुड़गांव में रहता हूँ, ठीक है, वो ठीक है, एक अच्छी सोसाइटी है, पर वहां के बच्चे अनसोशल हो गए। अनसोशल का मतलब है, मैंने बच्चों को बाहर देखा ही नहीं पार्क के अंदर, वो सब डिवाइस, समझ रहे ना मेरी बात। सुबह से शाम तक स्कूल में जाना, स्कूल में कोई एक्टिविटी नहीं होती है, पढ़ा पढ़ा और ये घर में आके बंद हो जाते हैं, थक जाते हैं और अपने डिवाइस में लग जाते हैं। उनसे कोई पूछे कुछ नहीं आता। आज की डेट में जरूरत है ऐसे लोगों की, अगर तुम कुछ भी ना कर पाओ ना, तो गेम मैनेजमेंट वाले बन जाना, और इन सोसाइटीज के अंदर आप एक एक घंटे भी टाइम देना चालू कर दो तो बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी। मैं बता रहा हूं। ये मैं ढूंढ रहा हूं ऐसे लोगों को, मैं सही बताऊं। मुझे लोगों ने कहा कि सर कोई ऐसा मिल जाए जो बच्चों को, एक जो हम लोग करते थे जमाने में, वो करा के चला जाए 1 डेढ़ 2 घंटे, उसको हम 25 से 30 हजार रुपए दे देंगे। गुड़गांव, गुड़गांव, गुड़गांव। कौन जाएगा? है? पर मंथ? नहीं नहीं नहीं, सब ग्रुप को एक दिया जाएगा, वो ग्रुप पूरा, मतलब सोसाइटी देगी, समझ रहे हो? तो एक्चुअल तब मुझे फीलिंग आई, मैंने यार ये हालत है यहाँ पर। जब उन्हें बताया मुझे कि ऐसे कोई लोग चाहिए, मतलब जो उनको ये दे देंगे, तो और बच्चों को मतलब उसमें कई चीजें हैं, गेम खिला दे, थोड़ी पीटी टाइप जो एक्सरसाइज होती है वो करा दे, मतलब 1 डेढ़ घंटे उनकी फिजिकल करा दे और चला जाए बस। हाँ, पूरा। बहुत बुरी स्थिति है, तभी कह रहा हूं, तुम वास्तव में बचपन जिए हो अगर ऐसा किए हो तो, नहीं तो कुछ नहीं। अब आ जाओ, दूरदर्शन पर देखा होगा कि अगर खाने के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेंघा हो जाता है, ऐसा ऐड आता था बहुत। खाने के अंदर आयोडीन की कमी हो जाए, पीछे बेटा ब्लैक कैप, नीचे रख उसको, शकल देखा अपनी, शकल छुपा लेते हो, एनसीईआरटी नीचे रखो। हाँ, खाने के अंदर अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो क्या होता है? सिंपल ग्वाइटर, यानी भाई थायराइड का साइज बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आयोडीन कमी है, तो थायराइड क्या काम करेगी? आयोडीन ज्यादा लेने के लिए अपने साइज को बढ़ाएगी। साइज जितना बढ़ेगा उतना ब्लड वेसल्स बढ़ेंगे और बढ़ाएगी, जितना बढ़ेगा उतना ब्लड वेसल्स बढ़ेंगे, जिससे ज्यादा से आयोडीन को एब्जॉर्ब कर पाए। तो आयोडीन को लेने के चक्कर में अपने साइज को बहुत ज्यादा बढ़ा लेती है, इसी को बोलते हैं सिंपल ग्वाइटर। समझ में आया? आया नहीं आया? खाने में आयोडीन की कमी से होता है। ये बहुत कॉमन डिसऑर्डर था, पहले लोग अवेयर नहीं थे, ठीक है, वहां लोग देखने को मिलता था, पर अब की डेट में लोग अवेयर हैं, चीजें खाते हैं, ठीक है, इट्स ओके। समझ में आया पहला? दूसरा, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और तब उसकी डाइट में अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो सीधा इफेक्ट बच्चे पर पड़ने वाला है। उसको बोलते हैं क्रिटिनिज्म। क्या बोलते हैं? क्रिटिनिज्म। बच्चा मेंटली, सेक्सुअली, फिजिकली रिटार्डेड हो जाएगा, उसका मेंटल स्टेटस लो आईक्यू रहेगा, समझना। उसका डीफ म्यूटिज्म, यानी सुनने और बोलने की क्षमता खत्म हो जाना, समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो डीफ म्यूटिज्म हो जाएगा, स्किन बड़ी भद्दी सी मोटी हो जाएगी, आप समझ रहे हो? ये कॉमन डिसऑर्डर्स हैं। पॉट्रूजन ऑफ टंग, उसकी टंग थोड़ी बाहर रहेगी, पॉट्रूजन माने बाहर निकलना, टंग थोड़ी थोड़ी बाहर निकली रहेगी, ऐसे कोई एबनॉर्मल बच्चे देखे होंगे आपने कभी, ठीक है, किसी, हाँ ठीक है। तो इस टाइप के सिम्टम्स आते हैं उसके अंदर, क्रिटिनिज्म वाले केस के अंदर, अगर मदर की डाइट में आयोडीन की कमी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। समझ में आ गया? हाँ, अगर कोई फीमेल है, ठीक है, अचानक से हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए उसको, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगड़ सकती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगड़ने का सीधा असर पूरी बॉडी के सारे मेटाबॉलिज्म पर पड़ता है, सब पर पड़ेगा, मेंटल स्टेटस पर भी पड़ेगा। समझ में आया नहीं आया? अब बात करता हूं हाइपर। हाइपर का केस अलग है, अगर थायराइड के अंदर कैंसर हो जाए, समझना मेरी बात, तो हाइपर सीक्रेशन हो जाएगा। टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, उस वो रिसेप्टर से बाइंड करता है, उसका मिमिक कोई एंटीबॉडी बन जाए और रिसेप्टर से परमानेंट बाइंड कर जाए, तो कंटिन्यू थायरॉक्सिन निकलता ही रहेगा, हाइपर थायरॉइडिज्म हो गया। समझना मेरी बात, ठीक है? तो मेन कारण यही है इसके, हाइपरथायरॉयडिज्म के। पर मेन हाइपरथायरॉयडिज्म में होता क्या है? हाइपरथायरॉयडिज्म में थायरोक्सिन का लेवल बढ़ जाता है, और एक कॉमन प्रॉब्लम होती है एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। एक्सो माने बाहर, ऑप्था माने आंखें, ग्वाइटर मतलब निकल जाना, आंखें एकदम बाहर निकलती हैं ड्यू टू एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ म्यूकस बिहाइंड आई बॉल। नहीं आया क्या? आई बॉल के पीछे म्यूकस कुछ ज्यादा डिपोजिट हो जाता है, आंखें एकदम मिलते हैं बाहर निकल आई हो जैसे। नहीं आया क्या?
समझ पा रहे हो मेरी, मत समझ नहीं समझ पा रहे? ठीक है, ऐसे कोई लोग देखे हैं आपने? मैंने देखे हैं, एक देखा है मैंने। मैं छोटा था, तुमसे बहुत छोटा, ठीक है। तो मैं कहीं गया था, तो वो मुझे एक इंसान नॉर्मल दिख रहा था, बेचारा बैठा था, नॉर्मल दिख रहा था। पर मैं डर गया, बहुत डर गया, क्योंकि उसकी आंखें बहुत बाहर निकली हुई थी। ठीक है, वो जब मैं इधर मुड़ता तो उधर मुड़ रहा था, मैं इधर मुड़ता तो उधर देख रहा था। तो मैं, ये खतरनाक कोई आदमी है, ठीक है, मतलब ऐसा घूर के देख रहा है। तब मुझे किसी ने बताया कि इट इज अ डिसऑर्डर, ठीक है, आपको डरना नहीं है बच्चा, ये डिसऑर्डर है। तो वो नॉर्मल देख रहे हैं, बट आप डरो मत, ठीक है। उनको प्रॉब्लम है, आंखें उनकी प्रॉब्लम है। तब मैं नहीं जानता था, छोटा हूँ बहुत, ठीक है। तो समझ में आ गया, बाद में समझ में आया, अच्छा इट इज एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, नहीं आया क्या? समझ गया? तो ऐसा डरना नहीं है, आप तो बड़े हो गए हो, तो डरा दोगे तुम, तो डरोगे क्या? ठीक है, समझ में आई नहीं आई? अब जमाना चेंज हो गया है भाई, लड़कियां भी गालियां देती हैं, पर लड़कों को भी नहीं देनी चाहिए, ठीक है। कोटा के अंदर, मेरी ही क्लास के अंदर, पर दूसरे टीचर पढ़ा रहे थे, फिर मुझे बुलाया गया। मतलब उस लड़की ने अपना, मतलब जूता उतारा था, और लड़कों, जिनको लड़के लड़के को मारते हैं, कोई लड़ाई देखियो, लात घूंसे, मतलब वो ढूंढ रहा था नीचे, समझ रहे हो? और उस लड़की को रोकने वाला कोई नहीं था, हिम्मत नहीं थी कोई रोक दे उसको, ठीक है। पहले सबको ये लगा कि उस लड़की ने कोई गड़बड़ की है, ठीक है, तो किसी ने कोई रोका नहीं, ठीक है। हाँ, उस समय लेकिन किसी ने मारा भी नहीं, क्योंकि वो इतना मार रही थी, वो मरने वाला था ऐसी स्थिति में, ठीक है। हाँ, लात घूसों से खूब गाली दे दे के, ठीक है, वो रिकॉर्ड भी हुआ, ठीक है। फिर बाद में मुझे पता चला, फिर मुझे बुलाया गया, मैं दूसरे सेंटर पर आया। तो फिर मैंने पूछा, भाई क्या दिक्कत है? भाई गर्ल्स अगर मार रही है तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो सकता है, बॉय ने कुछ ना कोई गड़बड़ किया हो, ठीक है। अक्सर अगर माना जाता है बॉयज गड़बड़ करते हैं, ठीक है, ऐसा, हाँ यही है, तो अब मान लिया हमने, ठीक है। नहीं, पर ध्यान रखो, चीजें दोनों तरफ से होती हैं, ठीक है। पर मैक्सिमम केस में देखा जाए, गर्ल्स का केस थोड़ा कम होता है, ठीक है, बॉयज का केस थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है मान एक्सेप्ट करना पड़ेगा, रियलिटी है, ठीक है, रियलिटी है, ठीक है। तब पता चला मुझे कि वो गर्ल्स थी, वो किसी विधायक की लड़की थी, ठीक है। मैनपुरी के आगे वो थे, उसने मतलब उस टीचर को भी धमकी दे दी थी, उस क्लास में जो था, बच्चों को भी दे दी थी, यही मरवा डालूंगी, ठीक है, शूट करवा डालूंगा। तुरंत उसने अपने कोई मतलब बुला लिया था लोगों को। भाई फिर मुझे जब ये पता चली, तो भाई इज्जत ही बचानी थी कुछ की, ठीक है। फिर मैंने उनके पिताजी से बात की, सब चीजें समझ रहे हो ना, समझाया, उस बच्चे के पेरेंट्स से भी बात की मैंने, उनके बैच अलग अलग कराए, टीचर्स अलग अलग कराए, जो कर सकते थे, ठीक है। फिर वो क्या, गलती तो लड़की का ही था, ठीक है, हाँ लड़की का था, ठीक है। मतलब छोटी मोटी कोई बात पर उसने उसको बहुत ज्यादा कर दिया, मतलब कोई ऐसी बात नहीं थी। टीचर्स ने भी कहा, वो तभी कोटा की बात है, कोटा में था। हाँ समझ गया ना, हाँ ठीक है, हाँ वही, ठीक है। अब कहने की जरूरत है, समझ जाओ ना यार। नहीं नहीं, वो कौन सा टावर है वो, अरे जो कैरियर पॉइंट वाला टावर था, कैरियर पॉइंट वाला, उसके अंदर। हाँ, तो उसी भी टावर की केस है। उसी में तुम थे? अच्छा, अच्छा, उसी, हाँ उसमें मैं पढ़ाने नहीं आता था उसके अंदर, मैं तो मेन टावर में पढ़ाता था। हाँ, उसमें उस मिल ऐसी केसों में आना पड़ता था मुझे, ठीक है। समझो मेरी बात, समझना है मेरी बात, सुन रहे हो ना? डिसऑर्डर सारे या क्लियर हो गए? कोई डाउट है? एकदम क्लियर है? हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म के अंदर आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, ग्रेव डिसीज या एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, ये मैं पूछूंगा कल आपसे, ठीक है। लिखा दूं तेजी से इसको, खत्म करता हूं। अच्छा, पैराथायराइड और छोटी सी है वो तो, ठीक है। अच्छा, पैराथायराइड आ गई। अच्छा, एक एक पेज का लिख लो तेजी से, इसको डिस्कस नहीं करना है, लिख लो। बारिश हो रहा है तो ठीक है, फिर तो ठीक है, रिलैक्स। एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, ठीक है। इधर आ जाओ सारे के सारे, एकदम रिलैक्स, ठीक है। पर मैं ये कहूंगा कि गलतियां बेटा अपनी पर्सनल उस पर, ना बॉयज को गलती करनी चाहिए, ठीक है, ना गर्ल्स को करनी चाहिए, कोई भी, ठीक है, कोई भी गलती, ठीक है। बॉयज को गर्ल्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, बहुत जरूरी है, रिस्पेक्ट, ये ध्यान रखना, ये जरूरी है बेटा। गर्ल्स को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, किसी पर डायरेक्टली समझ लो ब्लेम नहीं करना चाहिए, ठीक है।
मैं मानता हूं बॉयज थोड़े से दुष्ट होते हैं, ठीक है, होते हैं यार, रियलिटी है यार, है, मान लो यार, है, हाँ। गर्ल्स बहुत सारी में से कुछ ही निकलेगा परसेंटेज, पर बॉयज में बहुत ज्यादा परसेंटेज है, क्योंकि इतने साल से मैं तो बच्चों के बीच में ही हूं, देख ही रहा हूं, केस देख ही रहा हूं, ठीक है। पर मैं ये नहीं कह रहा सारे बॉयज ऐसे होते हैं और सारी गर्ल्स अच्छी हो सकती हैं, वो मैं मानता हूं, वहां पर भी नेगेटिविटी मिलती है और यहां पर भी सुपर पॉजिटिविटी मिलती है, तो डिपेंड करता है, पर ये होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी जो मैं केस देख रहा हूं, जो मतलब छीड़ मानसिकता वाले केस हैं, वो गलत है, ठीक है। तो मैं तो कहूंगा आप लोग खुद ढाल बनो, ढाल समझते हो ना मेरी बात, प्रोटेक्टर बनो, ठीक है, समझ रहे हो, समझे नहीं समझे? तो ये एक्चुअल में एक सही वॉइस की निशानी है कि वो प्रोटेक्टर है, लोगों को बचा सकता है वो, समझ रहे हो ना, क्योंकि नेचर ने उसको क्या दिया है, ठीक है, एंड्रोजन्स दिए हैं, पावर दी है प्रोटेक्शन के लिए, समझ में आया? अब आओ, कल मैं बात करने वाला हूं डिसऑर्डर्स की, सारे सारे डिसऑर्डर्स पूछूंगा, अब तुम देख लो कैसे क्या करोगे, ठीक है, तेजी से तेजी से तेजी से। हाइपो, हाइपर, हाइपो थायरॉयडिज्म, हाइपर, हाइपर थायरॉयडिज्म। अच्छा हाइपो होगा, कितने डिसऑर्डर बताए थे हाइपो में, तुम बोलोगे मैं नहीं बोलूंगा। नंबर 1 सिंपल गोएटर, सिंपल। अच्छा नंबर 2 बोलो जरा, नंबर 2, बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्रिटिनिज्म, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, समझ रहे हो, या डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नंबर 3 और याद रखना है, इन एडल्ट फीमेल, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग, सीकर का मैंने माहौल अच्छा देखा, सीकर एक जगह है राजस्थान में, ठीक है, वहां रक्षाबंधन पर हम राखियां बंधवाते हैं, समझ में आया, सारी गर्ल्स बॉयज के बांधती हैं, हाँ वो मैंने निकल गया दिमाग से वो, ठीक है, समझ रहे हो ना, तो इससे एक बॉन्डिंग बनती है, इट इज सुपर बॉन्डिंग, समझ रहे हो ना, सुपर बॉन्डिंग, क्योंकि असली लाइफ तो तुम्हें मेडिकल कॉलेज में जीनी है, बाद बाकी का तो सब ड्रामा है, ठीक है, कोई नहीं, निकल गया अब तुम, कोई नहीं, अब मेडिकल कॉलेज में अपनी लाइफ जियो जो करना है, और तुम्हें पता नहीं है सबसे ज्यादा सिलेक्शन रेट वहीं से था, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, चीजें मैंने देखी थी, समझी थी, इसलिए बोल पा रहा हूं मैं, एक्सपेरिमेंटल चीजें देखी और समझ समझ में आया कि सबसे ज्यादा सिलेक्शन रेट वहां था, सबसे ज्यादा सिलेक्शन रेट था एक क्लास से, कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, कुछ चीज है तभी बात बोल रहा हूं, कोई बात ऐसे बोलूंगा ही नहीं जब तक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं देख लेंगे भैया इसका मतलब है नहीं है, बाद में आ जाओ, सिंपल गॉट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन फूड, समझ रहे हो, इनलार्जमेंट ऑफ क्या हो जाएगा यहां पर, इनलार्जमेंट ऑफ, अरे भाई बोल तो दो, थायराइड, थायराइड बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन, लिख लोगे, क्रिटिनिज्म, ठीक है, थोड़ा लिखा देता हूं मैं इसमें, लिखो थोड़ा सा, डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इससे क्या होगा, एबनॉर्मल बेबी, इस एबनॉर्मल बेबी के अंदर क्या क्या होगा, क्रिटिनिज्म के अंदर मैंने अभी बताया, ठीक है, लो आईक्यू होगा, हाँ लो
IQ होगा। इसके अलावा डीफ म्यूटिज्म, डीफ म्यूटिज्म सुनने और बोलने की क्षमता खत्म हो जाना। थिक स्किन होगी। एनसीईआरटी के सारे लिखा दे रहा हूं मैं। रिटार्डेशन ऑफ मेंटली एंड सेक्सुअली, रिटार्डेशन मेंटली ऑफ, छोड़ो, मेंटली सेक्सुअली। अच्छा, यहां पर क्या हो जाएगा, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। पानी तेज है क्या? तो रिलैक्स होकर के पूरा ही करो उसको। अच्छा, हाइपरथायराइडिज्म क्या होगा, जरा बताओ। हाइपर माने ज्यादा, अगर थायरोसिन का लेवल बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, एक्सो। एक्सो माने बाहर, एक्सोथैल्मिक गॉइटर, जिसमें बीएमआर क्या होता है, बढ़ जाता है। इसका एक नाम और दे रखा है एनसीईआरटी ने, क्या, ग्रेव्स डिसीज। क्लियर बिल्कुल। ये याद रखोगे, कल पूछूंगा मैं। अब ये रुको रुको रुको, रखने की नहीं बात हो रही है अभी, अब ये रह गया है, अभी रह गया है, पैराथायराइड रह गई है। पैराथायराइड की बात करता हूं तो थायराइड के अंदर ही तो थी पैराथायराइड। कितनी थी, 1 पेयर या 2 पेयर? जरा सी यहीं खत्म कर दूंगा। हाँ, किसका करा तो दिया। क्या ये एक्सोथैल्मिक गॉइटर, कहां रहते हो भाई? पीछे देख रहा था, पीछे रह जाएगा। ठीक है, 2 पेयर्स। तो कंडीशन, क्वेश्चन आएगा कब निकलता है पैरा, क्या रिलीज करती है पैराथायराइड ग्लैंड, जरा बताओ क्या रिलीज करेगी। क्या बोलते हैं इसको, पी टी एच, पैराथ हार्मोन। पी टी एच क्या करता है पैराथ हार्मोन, हाइपो या हाइपर, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है। क्या है ये, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। मतलब क्या करेगा, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम। कैसे बढ़ाएगा भाई, कहां से लेकर के आएगा, बाहर से लेकर के आएगा क्या? नो, ये हार्मोन है, ये सिर्फ लेटर, चिट्ठी, ईमेल, मैसेज, पत्र, और क्या बोलेंगे, व्हाट्सएप, और हाँ लेटेस्ट तो भूल गए, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम करेगा। किसको करेगा, 2 सेल को। किन किन को, पीछे बेटा पीछे, तू पीछे बैठ जाता है फिर बते आता है, पिटेगा अब। लास्ट वार्निंग, ठीक है। तो यहां बैठाऊंगा बिल्कुल, यहां पर, यहां बिल्कुल नीचे, ठीक है। 2 जगह लेटर भेजेगा। पहला लेटर भेजेगा ऑस्टियोक्लास्ट, उन राक्षसों के पास जो क्या करते हैं, तलवारें निकाल करके बोन को चीर फाड़ करना चालू कर देते हैं, यानी ऑस्टियोक्लास्ट। सिग्नल कहां भेजेगा ये, ऑस्टियोक्लास्ट। इट इज अ मैक्रोफेज, मैक्रोफेज। बोन ईटिंग सेल्स होते हैं, बोन को खाने वाले मैक्रोफेज, भक्षण कोशिकाएं, समझना मेरी बात। तो ऑस्टियोक्लास्ट आप जानते हो क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं ब्लड कैल्शियम लेवल, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम। कैसे इंक्रीज करेंगे, जरा बताओ, क्या कर देंगे, बाय इंक्रीज ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन, या ब्रेकडाउन को क्या बोल सकते हो, रिजॉर्प्शन, रिजॉर्प्शन, या डी
या एक एनसीईआरटी ने और दे रखा है, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन, एक ही बात है, ब्रेक डाउन ऑफ बोन, समझ रहे हो? ये करके ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तभी तो कहते हैं अगर ये हाइपर हो गए तो बोन को खोखला कर देंगे। खोखला समझते हो? ऑस्टियोपोरोसिस कर देंगे। समझ गए ना मेरी बात? और इतने से काम नहीं बना तो क्या करेंगे, ये किडनी के पास भी लेटर भेजेंगे। किसको भेजेंगे? किडनी। किडनी में कौन थे? जे जी सेल्स ऑफ किडनी। क्या करते हैं ये जी सेल? क्या निकालेंगे यहां पर? कैल्सीट्रायोल। भूल गए? कैल्सीट्रायोल। कैल्सीट्रायोल क्या काम करता है? कैल्सीट्रायोल इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम गट। जो आप खा रहे हो वहां से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। इंक्रीज कैल्शियम फ्रॉम, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम गट। गट में क्या होगा? फूड। जो तुम खाना खा रहे हो ना वहां से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। ये तरीका है, इसलिए इसको हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन बोलते हैं। पॉजिटिव घटेगी, यस। ठीक है, तभी तो इसके इसका एक डिसऑर्डर और लिख रहा हूं मैं। लिख लिए गए? लिख रहे हो क्या? खत्म कर रहा हूं मैं। लास्ट एक लाइन का डिसऑर्डर है। एक, अरे ये आज नहीं कराऊंगा, ये तो कल का टारगेट है। देखो क्वेश्चन मैंने आज इसमें ऐड कर दिए सारे, करना वही जो, समझ रहे हो? हाइपो की वजह से भी होगा और हाइपर। हाइपो सीक्रेशन ऑफ पीटीएच, हाइपर सीक्रेशन ऑफ पीटीएच। जरा बताओ, अगर पीटीएच का हाइपो सीक्रेशन हो जाए तो पैराथायराइड टिटेनी करा के चुका हूं मैं आपको, अभी याद आया? पैरा थायरॉइड टिटेनी, पूछ लूं जरा मैं। किसको नहीं पता पैराथायरॉइड टिटेनी के बारे में? हाथ उठाओ जल्दी, फिर मैं किसी से पूछ लूंगा, ध्यान रखना हाथ नहीं उठा तो। किसको नहीं पता? एक दो। अब तुम्हारे लगने चाहिए जूते चप्पल डंडे। अभी मैं पढ़ा के चुका हूं ना टिटेनी क्या होती है। हाँ फिर हाथ क्यों उठा रहे हो? नहीं पता? अरे टिटेनी क्यों होती है ये बताओ जरा। कैल्शियम का लेवल कम होने की वजह से। तो कैल्शियम का लेवल कम क्यों होगा? अगर पैराथायराइड कम होगा तभी तो कैल्शियम का लेवल कम होगा, क्योंकि ये तो कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है, तो इससे क्या होगी? पैराथायराइड टिटेनी, टिटेनी एक ही बात होती है। अच्छा, अगर सीक्रेशन बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? ऑस्टियोपोरोसिस। अभी अभी कराया था मैंने बेटा, बोन के अंदर टिटेनी। टिटेनी और पैराथायराइड टिटेनी एक ही बात है। टिटेनस अलग चीज होती है। टिटेनस बैक्टीरियल इंफेक्शन से होता है, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई। टिटेनी हार्मोनल डेफिशिएंसी से होता है। कौन सा हार्मोन? पीडीएच, पैराथायराइड हार्मोन। अगर पैराथायराइड हार्मोन कम हो जाएगा तो कैल्शियम का लेवल बढ़ ही नहीं पाएगा, कम रहेगा। कम रहने की वजह से क्या हो जाएगा? टिटेनी हो जाएगी। आई या नहीं आई? खत्म। ये डिसऑर्डर कल पूछूंगा मैं। पर अब पानी पड़ रहा है तो क्या करोगे जाकर के? ए रुको, देखना कितना पानी कितना तेज पड़ रहा है। एक मिनट रुको भाई, देखने दो मुझे। अगर पानी तेज पड़ रहा है तो तुम पढ़ लो। एक रुको 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 रुको। पानी पड़ रहा है क्या? पानी पड़ रहा है बाहर? ज्यादा तेज हो रहा है क्या?
बच्चा जा पाएगा नहीं जा पाएगा? तो रुको, पानी का क्या है स्पीड, समझ में आ रहा है कुछ क्या? बंद हो गया? तो ठीक है। ये तो नहीं, ये तो कह रहे हैं कि बंद हो गया पानी। अरे यार, ये इधर से तो बोल रहे हैं बच्चे बंद है। अरे यार, पड़ रहा है पानी भाई, चलो 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 चलो, पानी पड़ रहा है भाई, पानी पड़ रहा है, गीले हो जाओगे। हाँ, करोगे क्या नीचे तफरी करके? चलो चलो अंदर, पानी पड़ रहा है, पानी पड़ रहा है, पानी पड़ रहा है, पानी पड़ रहा है। अरे अंदर आप, पढ़ा दूंगा तब तक मैं थोड़ा सा। अरे भूख मुझे भी लगी है। आज तू बिलीव नहीं करेगा, इतनी सी चाय पी के आया हूँ, कुछ नहीं खाया सुबह से। तू बैठा है, मैं चीख रहा हूँ, अंदर आ जा। पानी पड़ रहा है, तेज पड़ रहा है। अरे बैठो, गीले हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, 2 दिन के अंदर गड़बड़ हो जाएगी सारी की सारी। 10 मिनट बैठ जाओ, शायद बंद हो जाए 10 मिनट के अंदर। बैठोगे तो मैं एक चीज करा दूंगा बहुत बढ़िया। बैठो 1 मिनट, सारे बैठो, 5 मिनट और बैठ जाओ। बहुत बेहतरीन कंसेप्ट जो पूछा जाता है, अक्सर कर मैं नहीं लिखाता पर लिखा रहा हूं आज, क्योंकि तुम अच्छे बच्चे हो। इसके बाद बंद होगी, अब इससे पहले नहीं होगी, हेडिंग डल गई है इसलिए। अब रुक जाओ, पहले मैं पूरा करा दूं। मान लो, अरे परेशान मत हो यार, मुझे भी भूख लगी है। मान लो पीटीएच हाइपर सीक्रेट हो गया, हाइपर हो गया पीटीएच। एक मैंने पीटीएच बता रहा हूं, ठीक है, और एक टीसीटी बता रहा हूं। दोनों को कैसे भाई बॉडी में कैसे रेगुलेशन होता है कैल्शियम का, ब्लड कैल्शियम कैसे रेगुलेट होता है? ठीक है, एक तो लिखूंगा मैं, ठीक है, समझना, थायराइड। इधर लिखूंगा पैराथायरॉइड, पैरा थायराइड, समझना। अगर थायराइड हाइपर हो जाए, हाइपर सीक्रेशन, हाइपर सीक्रेशन, तो बताओ जरा क्या करोगा? थायराइड के अंदर भी मैं किसकी बात कर रहा हूं? थायराइड के अंदर बात कर रहा हूं मैं किसकी? टी सी टी, हाइपर सीक्रेशन ऑफ टी सी टी। तो क्या होगा? ब्लड कैल्शियम लेवल कम होगा या ज्यादा? बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ब्लड कैल्शियम लेवल जैसे ही ये बहुत कम होगा, तुरंत डिक्रीज कैल्शियम किसको स्टिमुलेट करेगा? अपने आप। जैसे ब्लड कैल्शियम लेवल नॉर्मल से कम होगा, सीधा सिग्नल किसके पास भेजेगा? और तुरंत पैराथायरॉइड क्या काम करना चालू कर देगा? रिलीज करेगा। तुरंत क्या रिलीज करेगा? ये रिलीज, क्या रिलीज करेगा? पी टी एच। ये क्या काम करेगा? इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। अगर ये हाइपर हो जाए, ये हाइपर हो जाए, तो क्या होगा? तुरंत स्टिमुलेट किसको करेगा? ये, यानी दोनों मिलकर के ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करते हैं। आई या नहीं आई? एक हाइपर तो दूसरा एक्टिवेट हो जाएगा, दूसरा हाइपर तो पहला एक्टिवेट हो जाएगा। दोनों मिलकर के क्या करते रहेंगे? ब्लड कैल्शियम लेवल को ना ऊपर जाने देंगे ना नीचे जाने देंगे, दोनों मिलकर के रेगुलेशन करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पानी पड़ रहा है ज्यादा? अब मुझसे क्वेश्चन पूछने हैं किसी को? देखो, जिनको लगता है जा सकते हैं वो धीरे धीरे चले जाएं, जिनको लगता है नहीं जा सकते वो मुझसे क्वेश्चन डिस्कस कर लें। कलेक्टिंग डक्ट कहां से कहां तक मतलब? मैक्सिमम कलेक्टिंग डक्ट का पार्ट मेडुला में ही होता है, कॉर्टेक्स में बहुत कम होता है, तो उसको काउंट नहीं करते।
क्यों जाएगा कैलेक्स के अंदर? ओनली वहीं तक रहता है। हाँ अरे रुको रुको, हाँ कुछ नहीं ना, कोई इंफॉर्मेशन? हाँ बोला था 10 मिनट बाद कुछ जाने के लिए बच्चों को किसी ने। हाँ हाँ करा दूंगा मैं। कुछ क्या इन्फॉर्मेशन है? कोई कोई इन्फॉर्मेशन देनी है बच्चों को? ठीक है, क्या आ रहे हैं? ठीक है। भाई तुम्हारे लिए गिफ्ट आया है, समझ में आया? जो जाएगा सो पछताएगा।